तो इस लेसन में हमने जो देखना है वो है फेसबुक की ऑडियंस टारगेटिंग और उसकी कस्टम ऑडियंसेस को हमने मुकम्मल डिटेल में पढ़ना है इस लेसन में। तो पहले हम टारगेटिंग के बारे में देखेंगे, फेसबुक के ऊपर हम किस तरह से टारगेटिंग करते हैं, यानी कि हम ऑडियंस को किस तरह से सिलेक्ट करते हैं अपनी कैंपेन्स के लिए, मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव के लिए। इसके अलावा जो है कुछ रिमेनिंग हमारे टॉपिक्स हैं वो भी हम इसमें लास्ट में कवर करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने देखनी है वो हमने देखनी है कि हम अपनी कैंपेन में टारगेटिंग किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसकी ऑडियंस की रिसर्च कैसे करते हैं, मैंने हम यहीं पर एड मैनेजर के ऊपर ही करेंगे। ठीक है, बाकी जो सब चीज़ें होती है ना वो होती है थोड़ी आउटसाइड रिसर्च करने की, लेकिन वो हम अपने पेड एडवर्टाइजिंग के जो कोर्स है उसके लास्ट में उसको करेंगे। लेकिन इस वक्त सिर्फ हम फेसबुक के ऊपर ऑडियंस को किस तरह से रिसर्च करते हैं, टारगेट करते हैं, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़, हम कैंपेन को, मैं न्यू कैंपेन क्रिएट जो न्यू कैंपेन में क्रिएट कर लेता हूँ और एड सेल्स कैंपेन ही मैं क्रिएट करता हूँ। तो हम यहाँ पर जो है ना बाकी सब चीज़ें नहीं देखेंगे, ये हम अपने पिछले लेसन में सब चीज़ें कवर कर चुके हैं। तो मैं डायरेक्ट एड्स टारगेटिंग है यानी कि जो ऑडियंस का सेक्शन है हमारा उसमें आ जाता हूँ। तो मैं ऑडियंस में आ जाता हूँ डायरेक्ट। अच्छा, मैं यहाँ पर इसको लाजमी सेलेक्ट कर लेता हूँ वरना ये बाद में, बस मैंने सेव तो नहीं करना। अच्छा, तो मैं नीचे आ जाता हूँ और ये है हमारा ऑडियंस का सेक्शन। देखिए यहाँ पर जो हमारी सबसे पहली चीज़ है ना, एक तो है क्रिएट न्यू ऑडियंस। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास सेव्ड ऑडियंसेस, यूज सेव्ड ऑडियंसेस। तो इस वक्त हमारे पास कोई भी सेव ऑडियंस नहीं है, लेकिन हम अभी आगे जाके सेव करेंगे कुछ ऑडियंस को। इसके अलावा हम जो कस्टम ऑडियंसेस हैं ये एक ऐसी टाइप की ऑडियंस होती है जिसको हम अक्सर जो अमूमन कहते हैं ना उससे हम कहते हैं हॉट ऑडियंस। ठीक है, एक होती है कोल्ड ऑडियंस और दूसरी होती है हॉट ऑडियंस। हॉट ऑडियंस मुराद ऐसी ऑडियंस होती है जो हमारे या तो हमारे ब्रांड के बारे में पहले जानती है, हो सकता है वो परचेजर हो सकते हैं, हो सकता है वो ईमेल सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं, हमारे पेज लाइक फॉलोअर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी हमारे ब्रांड को जानते होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम उसे कुछ हॉट ऑडियंस कहते हैं। अगर वो परचेजर हैं तो वो समझ लो मुकम्मल तौर पे बेहतरीन ऑडियंस है हमारी। लेकिन जो दूसरी कोल्ड ऑडियंस होती है वो ऐसी ऑडियंस होती है जो हमारे ब्रांड के बारे में नहीं जानती। ठीक है, तो या उसको कोई अच्छा एक्सपीरियंस या कुछ भी उससे जो है ना इंटरेक्शन नहीं है हमारे ब्रांड के साथ, जो हम डायरेक्ट टारगेटिंग करते हैं वो सारी कोल्ड ऑडियंस में शुमार होती है। तो कस्टम ऑडियंसेस हम थोड़ा सा आगे जाके लेसन में देखेंगे, उस वक्त तक हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं। तो हमें यहाँ ऑप्शन मिलता है लोकेशंस का। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो हम फेसबुक को बताते हैं कि हमारा ऐड किस किस लोकेशन पे शो करवाना है। ठीक है, वो वर्ल्ड वाइड भी हो सकता है और वो सिर्फ एक कंट्री भी हो सकती है और एक स्पेसिफिक सिटी भी हो सकती है, यहाँ तक कि चंद किलोमीटर का रेडियस का इलाका भी हो सकता है। तो जो भी लोकेशन आपके यानी कि प्रोडक्ट की, बिजनेस की, जिसकी भी आप प्रमोशन कर रहे हैं, जो लोकेशन होगी पहले हमें वो सिलेक्ट करनी है बगैर किसी गलती के। तो सिंपली मैं इसे एडिट करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़, यहाँ पर हमें चार ऑप्शन मिलते हैं। तो इस ऑप्शन को आपने, इनमें से एक ऑप्शन तो हम हर वक्त सिलेक्ट करते हैं, लेकिन बाकी जो तीन ऑप्शन है वो मौके की मुनासबत से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है पीपल लिविंग इन या रिसेंटली इन दिस लोकेशन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, यानी कि ऐसे लोग जो इस लोकेशन, जो भी हम लोकेशन सिलेक्ट करेंगे उसमें या तो रहते हैं या फिर उस लोकेशन में रिसेंटली मौजूद थे। ठीक है, उनकी आईपी उस लोकेशन में मौजूद थी। तो अब सीन क्या हुआ कि यहाँ पर वो वहाँ पर परमानेंट रहने वाले लोग भी मौजूद हैं और कुछ हो सकता है कि वो मुसाफिर हों, किसी वजह से आए हों, तो वो भी उनकी लोकेशन में उनको भी ऐड शो होगा। ठीक है, तो हम अब अक्सर क्या करते हैं कि जो पाकिस्तान, मिसाल के तौर पर हम पाकिस्तान में ऐड लगाना चाहते हैं ना, तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करते। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान से जो बाहर वाले विजिटर हैं, कोई भी आके जा रहा है पाकिस्तान से बाहर, तो उसको हमारा ऐड शो ना हो। एक तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, दूसरा हमारे प्रोडक्ट बाय करने के चांसेस नहीं होते। लेकिन किसी प्रोडक्ट या बिजनेस के हिसाब से ये अच्छी भी साबित हो सकती है, तो आप अपने बिजनेस के मुताबिक इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम अक्सर इसको रखते हैं पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन। ठीक है, जो लोग, जो हम लोकेशन सेलेक्ट करें पाकिस्तान, उस लोकेशन में रहते हैं
उन लोगों को जिनकी मोस्टली उनकी आईपी वही होती है, चेंज नहीं हो रही होती, तो उसे वो समझ लो पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन समझेगा। आईपी भी हो सकती है इसके अंदर, और दूसरा हमारी अपनी प्रोफाइल में हमें खुद जो सिलेक्ट किया होता है कंट्री या लोकेशन, उसको भी वो देख सकता है। तो हम ज़्यादातर इसको सिलेक्ट रखते हैं अपने लोकल कंपनी के लिए, जो भी लोकेशन हम करना चाहें। अच्छा, इसके अलावा बाकियों के बारे में भी बताता हूँ मैं आपको, कि बाकी जो दो हैं, इसमें एक है पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, ठीक है। जो लोग अब यहाँ पर रहते नहीं है इस लोकेशन में, लेकिन रिसेंटली उनकी लोकेशन ये थी, ठीक है, वो मुझे मैंने जैसे मैंने आपको कहा मुसाफिर हो सकते हैं। तो अगर हमें स्पेसिफिकली उन लोगों को ही ऐड दिखाना है, तो फिर हम उन लोगों को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर एक और ऑप्शन है, ये खास तौर पे किसी भी टूरिस्ट गाइड वगैरह के लिए या ट्रैवलिंग कंपनी के लिए बेस्ट है। पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन, जो लोग इस जो भी लोकेशन हम सिलेक्ट करेंगे उस लोकेशन से, यहाँ देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, उसका घर इस लोकेशन से जहाँ पर भी ट्रेवल कर रहे हैं 125 मिलीमीटर या 200 किलोमीटर से अ, फासले पे होगा, ठीक है। उसे वो समझेगा कि ये ट्रैवलर है, ठीक है। तो उनको अगर हमें स्पेसिफिकली दिखाना है कोई ऐड, तो फिर हम उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन ये सब टारगेटिंग मौके की मुनासबत से होगी, बिजनेस के मुताबिक या प्रोडक्ट जो भी होगा हमारा, उसके मुताबिक हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने पहले तो इनमें से कोई भी ऑडियंस जो आपके बिजनेस के लिए परफेक्ट है उसे आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, उसके बाद हमें टारगेटिंग सिलेक्ट करनी है, वो स्पेसिफिक सिटी भी हो सकती है, वो कंट्री भी हो सकती है, या कोई भी छोटी सी लोकेशन हो सकती है। मिसाल के तौर पर मैं अगर वर्ल्ड वाइड दिखाना चाहता हूँ, तो आप सिंपली वर्ल्ड वाइड लिख लें, ठीक है। तो आपको ये वर्ल्ड वाइड का ऑप्शन मिलेगा, इसमें याद ध्यान में रखें कि यहाँ एड्रेस वगैरह को सिलेक्ट नहीं करना आपने, ये वर्ल्ड वाइड प्लस प्लेस का ऑप्शन है, इस पे आपने सिलेक्ट करना है। तो अब ये पूरे वर्ल्ड को इसने टारगेटिंग में लेना है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से क्या करना है आपने, इस पाकिस्तान को, सॉरी, मैं जरा इस पाकिस्तान से आपको निकाल देता हूँ यहाँ से, उसके बाद सर्च करता हूँ। ये किसी छोटे से लोकेशन को टारगेटिंग में लेके आ रहा है। लगता है फेसबुक ने वर्ल्ड वाइड का ऑप्शन गायब कर दिया शायद, क्योंकि जो इसमें वर्ल्ड वाइड सेलेक्ट कर रहा है प्लेस का, वो ये काफी ज्यादा खराब कर रहा है, 2 किलोमीटर के एरिया में वर्ल्ड वाइड को लेके आ रहा है। तो हो सकता है कि उसने रिमूव कर दिया है। तो बहरहाल वर्ल्ड वाइड का भी लोकेशन यहाँ पर नहीं आ रही, सिलेक्ट हो रही, जबकि होती थी और हम बहुत ज्यादा सर्च में लाते थे। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ एक बार फिर से। ठीक है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल वर्ल्ड वाइड नहीं आ रही है, तो हम किसी स्पेसिफिक कंट्री को ही देख लेते हैं फिलहाल। पाकिस्तान को ही वापस ले आता हूँ मैं, या फिर एक ऑप्शन में चेंज करके फिर एक बार ट्राई करता हूँ। ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड रीजन आ रहा है, ठीक है। तो बस यही छोटी सी मेरी गलती हो रही थी, छोटी सी नहीं, वो काफी बड़ी थी, लेकिन कभी कभार चीजें सामने होती हैं लेकिन नजर नहीं आती। तो मैंने, क्योंकि वो ऑप्शन रखा हुआ था ना वर्ल्ड वाइड के अंदर पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, ठीक है, तो इस वजह से शायद वो मुझे नहीं दे रहा था। तो अब ये तकरीबन ऑलमोस्ट 2.6 बिलियन लोगों को टारगेट कर रहा है। तो अभी आपने देखा था कि वर्ल्ड वाइड के अंदर ऑप्शन आपको आएगा रीजन का, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, रीजन को ही सिलेक्ट करेंगे अगर आप वर्ल्ड वाइड एड चला रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं कोई और छोटी लोकेशन डालना चाहूँ तो वो भी मैं डाल सकता हूँ स्पेसिफिकली, लेकिन अब ऑलमोस्ट मैंने हर लोकेशन को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर देखें आप, इसी तरह से पाकिस्तान, यूएसए, किसी स्पेसिफिक कंट्री को भी कर सकते हैं, एक छोटी सी लोकेशन को भी टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है आपको, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है इंक्लूड का,
दूसरा ऑप्शन नजर आएगा आपको एक्सक्लूड का। ठीक है, अब अगर आप अपनी एक स्पेसिफिक यानी कि वर्ल्ड वाइड को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी स्पेसिफिक कंट्री में मेरा ऐड दिखे, हो सकता है इसकी वजह कि मेरी वहां पर शिपिंग नहीं है, हो सकता है कोई और वजह, कोई भी वजह हो सकती है, तो मैं उस कंट्री को या उस स्पेसिफिक लोकेशन को अपनी टारगेटिंग से बाहर निकाल सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने एक्सक्लूड को यहाँ से सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ से बैच यानी कि मिसाल के तौर पर मेरा कोई प्रोडक्ट है लोकली, मैंने इंडिया में शिप नहीं कर सकता किसी वजह से, तो मैं इसको बाहर निकाल दिया। इसके अलावा जितने भी कंट्री जो मुझे पसंद नहीं है, एक बात कर रहा हूँ मैं, या जो जिनको मैं टारगेट नहीं कर सकता खास तौर पे, या पसंद नहीं करता जिन लोग चीज कंट्रीज को, मैं उन सबको अपने लोकेशन से बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब ये स्पेसिफिकली डिपेंड करेगा आपके अपने बिजनेस या ब्रांड के मुताबिक, ये आप वर्ल्ड वाइड के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। ये कि स्टाइल छोटा सा शायद स्पेलिंग मैंने मिस्टेक कर दी और उन्होंने पूरी कंट्री नहीं दी, एक प्लेस दे दिया, तो मैं इस पूरी कंट्री को सिलेक्ट करता हूँ और इसको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, तो अब क्या होगा, पूरी वर्ल्ड वाइड मेरा ऐड दिखेगा। ठीक है, लेकिन इन दो कंट्रीज में नहीं दिखेगा जिनको मैंने एक्सक्लूड कर दिया है। इसी तरह से मैं स्पेसिफिक लोकेशन को भी एक्सक्लूड कर सकता हूँ। इसकी मैं मिसाल आपको लोकली भी दे के दिखाता हूँ। वर्ल्ड वाइड को मैं हटा देता हूँ, इसको इंक्लूड पे वापस लेके आता हूँ, उसके बाद मैं कराची सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, कराची मैंने सिलेक्ट किया सिटी के अंदर। अब ये पूरे ओवरऑल कराची को टारगेट कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर हमने क्या किया, मैंने कहा कि इसमें से एक छोटा सा नहीं, एक बड़ा सारा टाउन, मैं एक स्पेसिफिक लोकेशन इसमें से निकालना चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया कुरंगी सिंध। ठीक है, अब कराची के अंदर ऐड दिखेगा लेकिन कुरंगी वालों को ऐड नहीं दिखेगा। ठीक है, अब मैं इस तरह से लोकेशन वाइज उनको निकाल सकता हूँ अपने इलाके से। इसके अलावा मैं एक और छोटी सी लोकेशन में सकते पर मैं एक स्पेसिफिक लोकेशन में एक्सक्लूड करना चाहता हूँ या इंक्लूड करना चाहता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आया और मैंने इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ, उसके बाद मैं लाहौर की तरफ आ जाता हूँ। अब यहाँ पर देखें कि मैं मुकम्मल लाहौर को नहीं, एक स्पेसिफिक हिस्से को उसके टारगेट करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने एक्सक्लूड से इंक्लूड किया, क्योंकि लाहौर कराची के हिस्से में नहीं आ रहा, पहली चीज तो अब मैंने इसमें से क्या किया कि मैंने यहाँ पर एक छोटे से हिस्से को लेना है। अब मैं यहाँ पर एक स्पेसिफिक या तो कोई लोकेशन सर्च कर लूँ, या फिर जो है ना, मैं ये ड्रॉप पिन का ऑप्शन मिलता है हमें, ये खास तौर पे एक लोकल स्टोर के लिए अगर आप ऐड लगा रहे हो तो ये बेस्ट है लोकल बिजनेस के लिए। प्लस आपकी जैसे प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट के लिए कोई ऐड लगाता है, एक स्पेसिफिक एरिया में उसने सेल करना है, तो उसके लिए भी ड्रॉप पिन बेहतरीन है। तो वो अपने जिस एरिया में भी ऐड दिखाना चाहता है उसको थोड़ा सा जूम कर ले। ठीक है, उस स्पेसिफिक हिस्से में वो जाके पिन कर दे। ठीक है, अभी पिन किया, उस पिन के बाद ये आईपी आ गई उसी जगह की ना। ठीक है, आईपी लोकेशन या लॉन्गिट्यूड एटीट्यूड कहते हैं, वो सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर मैं जिधर भी मैंने पिन डाली है उसके 16 किलोमीटर के एरिया रेडियस को मैं टारगेट कर रहा हूँ। अब ये सिटी है, इसके मैं 17 किलोमीटर से मैं नीचे नहीं जा सकता। ठीक है, कराची के 17 किलोमीटर रेडियस में मुझे लाजमी रहना होगा। लेकिन अगर मैंने पिन सेलेक्ट किया तो मैं 1 किलोमीटर के एरिया तक को टारगेट कर सकता हूँ। ज्यादा भी कर लूँ मैं अपनी मर्जी के, 80 किलोमीटर तक कर सकता हूँ। और मैं बिल्कुल लोकल में आ जाऊं तो फिर मैं 1 किलोमीटर तक के ऑडियंस को मैं टारगेट कर सकता हूँ उस स्पेसिफिक लोकेशन में। ठीक है, उस स्पेसिफिक लोकेशन में मैं 1 किलोमीटर के एरिया तक के लोगों को टारगेट कर सकता हूँ। अब इसी अंदाज में अगर आप किसी और लोकेशन को एक्सक्लूड करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से एक्सक्लूड पे लाके और आप ड्रॉप पिन की मदद से दिखा सकते हो। मिसाल के तौर पर मैंने इसको थोड़ा सा 10-15 किलोमीटर तक बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने जूम किया, मैंने कहा कि इस हिस्से में से जो है इतने हिस्से को मिसाल के तौर पर एक्सक्लूड कर दे। अब इस 12 किलोमीटर के एरिया में से मैं कराची को यहाँ से भी फिलहाल हटा देता हूँ। इस 12 किलोमीटर के एरिया में से इस 1 किलोमीटर के लोगों को ऐड नहीं दिखेगा, और जो इससे अलावा है उन सबको ऐड दिखेगा। तो ये इंक्लूड और एक्सक्लूड का फर्क भी आप लोगों को अच्छे से समझना है। ठीक है, मैं फिलहाल अभी यहाँ पर एक्सक्लूड से इंक्लूड करता हूँ और पाकिस्तान को
सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो पाकिस्तान, ठीक है। अब मैंने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक वो दूसरी लोकेशन हमारी चली गई, क्योंकि वो ओवरऑल आ गया है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर सर्च करके भी लेके आ सकता हूँ, प्लस मुझे यहाँ ब्राउज का ऑप्शन मिलता है, तो मैं ब्राउज के जरिए भी अब कंट्रीज, रीजन्स और सेव्ड लोकेशन तक जा सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास एक लिस्ट है तो आप यहाँ पर ऐड लोकेशंस इन बल्क के ऑप्शन में जाके लोकेशन अपनी बल्क की सूरत में भी डाल सकते हैं। कंट्रीज की लिस्ट डाल सकते हैं, रीजन्स की डाल सकते हैं, ये डिजाइनेटेड मार्केट एरियाज हैं उनकी डाल सकते हैं, टाउन्स एंड सिटीज की पोस्टल कोड के जरिए डाल सकते हैं, एड्रेसेस हैं आपके पास, तो उन सब के जरिए आप जो भी जिसके जरिए भी डालना चाहें उसको सिलेक्ट करके आपने कोमा फाइल है यानी कोमा स्प्रेडेड फाइलों में बना के सारी लोकेशन डाल देंगे, सारी की सारी आ जाएंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, बल्क को भी आपने लाजमी तौर पे एक्सप्लोर करना है। तो ये हमारा लोकेशन का सेक्शन था। हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं अब। उसके बाद दो सिंपल सेक्शन मिलते हैं हमें, एक एज का, आप अपनी मर्जी की एज सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस एज ग्रुप से लेकर किस एज ग्रुप तक के लोगों को आपने टारगेटिंग करनी है। आप यहाँ पर 13 साल तक के से लेकर और 65 प्लस तक के ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप 18 साल से नीचे जाएंगे तो आपको कुछ और इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को भी एग्री वगैरह करना पड़ सकता है, तो बेहतर है आप 18 प्लस का ही रहें। लेकिन अगर किसी का ब्रांड है जो 18 से भी अंडर 18 के लोगों को टारगेट करना चाहता है तो वो उसको भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जेंडर का ऑप्शन है सिंपल सा, मेल या यानी कि मैन या वुमेन में से किसी को भी आप किसी एक को भी टारगेट कर सकते हो और दोनों को भी टारगेट कर सकते हो। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, वो है हमारी डिटेल्ड टारगेटिंग। यहाँ पर हम यानी कि सिलेक्ट करते हैं कि किस डेमोग्राफिक बेस पर, इंटरेस्ट बेस पर और बिहेवियर की बुनियादों पर हम ऑडियंसेस को सिलेक्ट करते हैं। ऊपर हम अभी तक सिर्फ जेंडर और लोकेशन की बुनियादों पर, जेंडर, एज ग्रुप या फिर लोकेशन की बुनियाद पर कर रहे थे, लेकिन अब हम उनके इंटरेस्ट और बिहेवियर की तरफ आते हैं, तो उसके जरिए हम टारगेटिंग कर सकते हैं। पहली चीज कि यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं किसी भी इंटरेस्ट को, बिहेवियर को, जो भी आपके जहन में है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कोई ब्रांड आपके सामने आता है, आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि आपने किस तरह से उसकी ऑडियंस को सर्च करना है, ठीक है। वो आपको नहीं पता कि उसकी ऑडियंस असल में होगी क्या। तो अब आप क्या करें, आप एक्सप्लोर करना स्टार्ट करें। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिला ब्राउज का, इस पे आप क्लिक करें। यहाँ पर आपको डेमोग्राफिक्स की बुनियादों पर, इंटरेस्ट की बुनियादों पर और बिहेवियर की बुनियादों पर तीनों डिफरेंट ऑडियंसेस आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा आप इस आई के बटन पे ले जाएं तो आपको थोड़ी सी मालूमात मिल जाएगी, आप उसको पढ़ सकते हैं, काफी फायदेमंद साबित होगी। अच्छा, अब डेमोग्राफिक को मैंने इसको ओपन किया है, तो हम यहाँ पर 6 डिफरेंट टाइप की डेमोग्राफिक्स की बुनियादों पर हम टारगेटिंग कर सकते हैं। एजुकेशन की बुनियादों पर, ठीक है, फाइनेंशियल की बुनियादों पर, लाइफ इवेंट्स की बुनियादों पर, पेरेंट्स की बुनियाद पर, रिलेशनशिप की बुनियाद पर और वर्क की बुनियाद पर हम किसी भी पर्सन को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे और सब कैटेगरीज नजर आएंगी। पहली ये एजुकेशन लेवल है, मैं भी इसको ओपन करूंगा। उसके बाद फील्ड्स ऑफ स्टडी है, ठीक है। इसके अलावा स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज को आप टारगेट कर सकते हैं, डायरेक्ट उन्हीं स्पेसिफिक लोगों को, और अंडर ग्रेजुएट ईयर्स के लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एजुकेशन लेवल को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर मुझे डिफरेंट एजुकेशन लेवल मिलते हैं, एट हाई स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट डिग्री, फाउंडेशन डिग्री, हाई स्कूल, और इसके अलावा जो है नीचे और डिग्रीज, मास्टर डिग्री और काफ़ी सारी डिग्रीज यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कभी कभार हमारा किसी का भी माउस जो है वो काम करना छोड़ देता है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी स्पेसिफिक डिफरेंट जो है ना लेवल दिए हुए हैं एजुकेशन के, ठीक है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा इसको वापस से ऊपर करता हूँ। इसकी ये डेमोग्राफिक, एजुकेशन और एजुकेशन लेवल, यहाँ पर एजुकेशन लेवल को अब आप खुद एक्सप्लोर करना। काफ़ी सारे एजुकेशन लेवल है, अगर आपका कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जो किसी एक स्पेसिफिक या एक से ज़्यादा एजुकेशन लेवल के लिए परफेक्ट है तो आप उसको दिखा सकते हैं। अब इसकी वाज़ेह मिसाल आप किसी भी लर्निंग या कंसल्टेशन टाइप की फर्म के लिए कर सकते हैं, ठीक है, जिन्हें पता है कि एक स्पेसिफिक यानी कि वो ग्रेजुएट होने के बाद या हाई स्कूल के बाद उन्होंने एक कॉलेज में जाना है, तो वो हाई स्कूल जैसे उसका क्लियर हो रहा है मिसाल के तौर पर, तो हम उसको अपने कॉलेज की एड
दिखा सकते हैं। मेरे ख्याल से हमारे ग्रुप में एक पर्सन है जिसका स्कूल के लिए वो ऐड लगाना चाह रहा था, ठीक है। तो अब पॉइंट यहाँ पर आता है, वही मेरे ख्याल से किसी ने मुझसे पूछा था, मुझे याद नहीं है। तो अब हमें पता है कि स्कूल या कॉलेज के लिए या किसी और यूनिवर्सिटी के लिए वहां पर वो लोग भी ऐड दिखा सकते हैं, प्लस जॉब्स वाले भी ऐड दिखा सकते हैं, प्लस आजकल जो ज्यादातर होता है कि वो ऑनलाइन टीचिंग वगैरह वाला काम भी जो है ना वो इस तरह के, जैसे ग्रेजुएट हो रहा है पर्सन, उसको टारगेटिंग कर लेते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे बिजनेस हैं जिनके लिए एजुकेशन की बुनियाद पे हम टारगेटिंग करते हैं, ठीक है। साथ में यहाँ पर हमें फील्ड ऑफ स्टडी हमने देख लिया एजुकेशन को। यहाँ पर फाइनेंशियल की जो बात है, यहाँ पर इनकम का एक ऑप्शन मिलता है, लेकिन ये इनकम का जो ऑप्शन है ये सिर्फ और सिर्फ यूएसए के लिए, ठीक है। और किसी भी कंट्री के की जो डाटा है वो नहीं है फेसबुक के पास, ना ही फेसबुक के पास है, ना ही किसी और के पास। तो सिर्फ यूएसए का नजर आता है कि वहां पर वो जिप कोड की बुनियादों पर और हाउस होल्ड इनकम की बुनियादों पर वो परसेंटेज के अंदर डाल देते हैं कि यूएसए की एक स्पेसिफिक कोड के अंदर 50% जो टॉप 5%, यानी कि समझो एक किस्म के मिलियनर है या एक अच्छी मजबूत हाउस होल्ड इनकम है उनकी, उन लोगों को वो टारगेटिंग हम डायरेक्ट कर सकते हैं उन लोगों को। लेकिन ये सिर्फ यूएसए के लिए है। आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप कोई हाई टिकट किस्म का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं यूएसए के अंदर। इसके अलावा लाइफ इवेंट्स का ऑप्शन है। लाइफ इवेंट्स में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं किसी भी इंसान की जिंदगी में, तो उन सबको ऑलमोस्ट यहाँ पर ये कवर कर रहा होता है। तो आपने ये सब वन बाय वन एक्सप्लोर करने हैं। एनिवर्सरी का ऑप्शन है, अवे फ्रॉम फैमिली, अवे फ्रॉम होम टाउन, और भी बहुत सारे, डेट ऑफ बर्थ और फ्रेंड्स ऑफ वगैरह वगैरह। ये फ्रेंड्स ऑफ का जो ऑप्शन है ना, इसमें ये काफी बेहतरीन है। अब यहाँ देखें, फ्रेंड्स ऑफ मैन विद द बर्थडे इन 0 to 7 days। अब ये उन लोगों को हम टारगेट करेंगे जिन लोगों की जो दोस्त हैं उनकी बर्थडे 7 दिनों के अंदर आने वाली है, ठीक है। अब ये किस तरह के प्रोडक्ट के लिए होती है? मिसाल के तौर पर हमें कोई प्रोडक्ट मिलता है जिसके अंदर हम गिफ्ट वगैरह, गिफ्ट सेंटर है मिसाल के तौर पर, ये कोई गिफ्ट ब्रांड है, तो अब उसने टारगेट किया कि ऐसे लोगों को ऐड दिखाओ जिनके दोस्त की बर्थडे आने वाली है। इसी तरह के एनिवर्सरी वालों के लिए ऑप्शन होता है। आपको काफी सारे यहाँ पर लाइफ इवेंट्स की मिलेंगे। मैं चाहूंगा कि आप खुद वन बाय वन एक्सप्लोर करें, क्योंकि अक्सर हम सर्च नहीं कर पाते, ठीक है। और हर उसको ऑप्शन को हम सर्च में लेके आए, ये मुश्किल हो जाता है। तो आप इन सबको वन बाय वन एक्सप्लोर करें तो आपको काफी सारे ऑप्शन खुद जहन में रह जाएंगे, ठीक है। ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप टारगेटिंग के लिए कोई ब्रांड आपके जहन में आएगा तो आपको फौरन वो ऑप्शन याद आ जाएगा। तो आपने ये सब चीजें एक्सप्लोर करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारे, यहाँ पर यही मसला आएगा, यहाँ पर माउस थोड़ा सा काम करना छोड़ जाते हैं। लेकिन अब लाइव इवेंट्स को एक्सप्लोर करें, ठीक है। मोबाइल के ऊपर करें, पीसी के ऊपर करें, लैपटॉप के ऊपर करें, लेकिन आप खुद जब सारे ऑप्शन को देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा पेरेंट्स का ऑप्शन है कि यहाँ पर आप जो पेरेंट के हिसाब से चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, कि न्यू पेरेंट्स हैं या फिर ऐसे हैं जिनके चिल्ड्रन है जिनकी एज 18 से 26 साल है, और मुख्तलिफ एज ग्रुप के लोगों को वो टारगेट ऑप्शन हमें देता है, ठीक है। तो आपने ये सारे वन बाय वन टारगेटिंग के, उसके बाद रिलेशनशिप के ऑप्शन है, ये सारे आपने खुद वन बाय वन देखने हैं, ठीक है। जॉब टाइटल के हिसाब से भी आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको क्या करना होगा, फिर जॉब टाइटल को सर्च करना होगा, ठीक है। तो आप इस ऑप्शन को देखें, इसके अंदर यहाँ पर आपको वर्क के अंदर एम्प्लॉयर्स का ऑप्शन मिल रहा है, जॉब टाइटल्स का, इंडस्ट्रीज का ऑप्शन मिल रहा है। इंडस्ट्रीज में काफी सारी इंडस्ट्रीज को ये कवर कर लेगा, तो काफी फायदा आपको यहाँ पर मिलेगा। जो आपको जहन में नहीं आ रहा होगा वो चीजें भी यहाँ पर आ जाएंगी। तो ब्राउज का मेन मकसद जो है वो ये है कि आप इसको एक्सप्लोर करें, ताकि इसको सारे जो ऑप्शन है आपको समझ में आ सके और याद रह जाए बस, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट की बुनियादों पर, अब ये इंटरेस्ट असल में किस तरह से फेसबुक जो है ना देखता है, क्या फेसबुक को पता है कि एक पर्सन स्पेसिफिक हैशटैग को की पिक्चर यानी कि पोस्टों को लाइक करता है, एक स्पेसिफिक क्रिएटर की पोस्टों को लाइक करता है, ठीक है। वो पॉलिटिशियंस की हो सकती हैं, वो क्रिकेट या किसी गेम की हो सकती है, या किसी और क्रिएटर की हो सकती है। तो उन सब की जो बिहेवियर, जो हिस्ट्री है, उसको देखते हुए आपके इंटरेस्ट को वो जहन में रखते हैं कि ये पर्सन का ये इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट डिफरेंट है, बहुत सारे इंटरेस्ट है। मैं चाहूंगा कि ये सारे आप एक बार देख लें, ठीक है। वैसे हम सर्च करते हैं इंटरेस्ट को ज्यादातर, लेकिन बेस्ट है कि आप इन सबको अच्छे से एक्सप्लोर कर लें, एक बार तो लाजमी कर लें, ताकि आपके जहन में ऑप्शन हो। उसके बाद बिहेवियर का ऑप्शन है। बिहेवियर का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको 1 से 10 तक का स्कोर मिलेगा, ठीक है। 1 से 10 तक का स्कोर मिलेगा, 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 1 से 10 तक का
ये बिहेवियर के अंदर कुछ मैं चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके अलावा बाकी आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे 1 मिनट में ज़रा इस एरर से पीछे हट जाता हूँ। इसमें पहली चीज़ है बिहेवियर्स के अंदर हम आएँगे परचेज़ बिहेवियर्स की, ठीक है? एक ये, इसके अंदर ये हमें ऑप्शन मिल रहा है परचेज़ ऑफर का, ये भी न्यू ऑफर है और न्यू एक ऑप्शन है जो पहले नहीं होता था, कि अब यहाँ पर ये ऐसे लोगों को टारगेट करेगा जो कि ऑफर्स, अगर कोई ऑफर आती है, डिस्काउंट ऑफर हो सकती है या कोई और ऑफर हो सकती है, उसमें बाय करते हैं, ये ऐसे लोगों को उनमें यानी कि टारगेट करेगा। अब यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है, पीपल हु आर मोर लाइकली टू परचेज विद एन ऑफर, ठीक है? तो अगर आप कोई ऑफर चला रहे हैं तो आप ऐसे लोगों को डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं, नीचे आप आएंगे तो परचेज बिहेवियर का आपको ऑप्शन नजर आएगा, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये यहाँ पर है, ठीक है? अब ये परचेज बिहेवियर में आप इंगेज शॉपर्स को टारगेट कर सकते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो कि मोस्टली शॉपिंग करते हैं फेसबुक के प्लेटफॉर्म के जरिए, ठीक है? यानी कि शॉप बटन के ऊपर शॉप नाउ का बटन उन्हें नजर आया, उन्होंने क्लिक किया और, ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपको नजर आ रहा है कि ऐसे पीपल पीपल हु हैव क्लिक्ड ऑन द कॉल टू एक्शन बटन शॉप नाउ इन द पास्ट वीक, जिन लोगों ने पिछले हफ्ते शॉप नाउ के बटन पे क्लिक किया है, तो ये काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो परचेजर होते हैं। तो ये ऑप्शन भी काफी हद तक फायदेमंद साबित होता है कभी कभार, और कभी कभार नाकाम भी हो जाता है, लेकिन काफी ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है एक्स, यहाँ पर ई एक्स का ऑप्शन है, एक्सपेट्स का। ये ज्यादातर क्या है कि यहाँ पर हम ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो हैं तो पाकिस्तानी समझ लें, लेकिन पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं किसी भी कंट्री के अंदर, ठीक है? मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि फैमिलीज ऑफ दोज हु लिव इन हु लिव्ड अब्रॉड, ठीक है? अब ऐसे लोगों की फैमिली को हम ऐड दिखाएंगे जो कि बाहर रहता है, ठीक है? अब उन लोगों को हम ऐड दिखा रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड को ऐड दिखा सकते हैं, ठीक है? वो खुद बाहर रहता है लेकिन उसके फ्रेंड्स को हम ऐड दिखा रहे हैं। इसके अलावा हमें काफी सारे और ऑप्शन मिलते हैं, मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ा सा एहतियात से नीचे आ रहा हूँ, तो यहाँ पर हमें काफी सारी कंट्रीज मिलती हैं, आप सब जिस कंट्री को भी दिखाना चाहे दिखा सकते हैं, मैं लेकिन यहाँ पर थोड़ा नीचे आ रहा हूँ और एंड में हमें एक ऑप्शन मिलेगा जो मैं दिखाना चाहता हूँ, ये ये लिव्स अब्रॉड, ठीक है? अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो अब क्या होगा कि ये ऐसे लोगों को ऐड दिखाएगा जो कि पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, ठीक है? काम के लिए गए हैं, वो स्टूडेंट वीजा पे गए हैं, ये किसी चीज़ के लिए गए हैं, वो पाकिस्तानी लोकेशन, उनकी जो परमानेंट लोकेशन है या जो चीज़ भी है वो पाकिस्तान की है, लेकिन वो रहे पाकिस्तान से बाहर रहे, ठीक है? तो ये उन लोगों को ऐड दिखाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है। सिर्फ इस एक ऑप्शन से मैं अक्सर बताता हूँ कि इस एक ऑप्शन से एक मशहूर इंडिया की कंपनी है, शायद एक टिकट या शायद मेरे ख्याल से एयरलाइन ने, उन्होंने सिर्फ इस एक ऑप्शन को यूज करते हुए कि काफी ज्यादा सेल की सिर्फ एक ऑप्शन से, जब उनकी एक त्योहार आता है, शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन त्योहार उनका अच्छा है, काफी मशहूर त्योहार है उनका। तो उनमें ज्यादातर लोग जो है ना, जैसे हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में मुसलमानों में ईद होती है, त्योहार के लोग आते हैं अपने घरों में आते हैं, ठीक है, मनाने के लिए, ऐसे उनके उस त्योहार में बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। तो उन लोगों ने उस वक्त, अब जो अब्रॉड में रहते हैं उन लोगों को डिस्काउंट्स ऑफर्स के जरिए एक बड़ी तादाद को और कई करोड़ की सिर्फ परचेज करवाई इन्होंने, सेल करी, यानी कि सिर्फ इस एक ऑप्शन की वजह से। तो आप अगर पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, लेकिन हैं वो पाकिस्तानी लेकिन पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, ये वैसे काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है ट्रैवलर्स के लिए भी, ट्रैवलिंग कंपनीज वालों के लिए भी और रियल एस्टेट के लिए भी। वो अक्सर पाकिस्तान से बाहर वाले लोगों को टारगेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप डिफरेंट ऑप्शन है, आप सबको वन बाय वन एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा, मैं इसको ब्राउज को हटाता हूँ, बिहेवियर पे वापस आता हूँ, तो ये एक्सपर्ट को आप लाजमी तौर पर एक्सप्लोर करें, ठीक है? इसके अंदर ये बिहेवियर इंपॉर्टेंट था, एक्सपर्ट इंपॉर्टेंट था और परचेज बिहेवियर, लेकिन बाकी सारे भी इंपॉर्टेंट है, कोई भी कम इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो मैंने आपको बताए। तो बाकी आपने खुद लाजमी तौर पर एक्सप्लोर करने, ताकि जो आपको जो बेहतरीन चीज़ है ना, आपकी ऑडियंस का पता चल जाए कि असल में कितने डिफरेंट टाइप के हमें टारगेटिंग ऑप्शन मिलते हैं फेसबुक के ऊपर, ठीक है? ताकि आप वो उन सबको अच्छे से इस्तेमाल कर सके। तो ये 3 टाइप के हमें
ऑडियंस के टारगेटिंग के ऑप्शन मिलते हैं फेसबुक एडवर्टाइजिंग के अंदर। वैसे ये सारी की सारी हमारे लिए कोल्ड ऑडियंस ही है, ठीक है। आगे हम अभी कस्टम ऑडियंस की तरफ भी जाएंगे, बात करेंगे। तो ये हमें ब्राउज के इस अंदाज में करें ताकि आपको काफ़ी सारे ऑप्शन का खुद पता चल जाए। प्लस अब हम अगर किसी ब्रांड के लिए ऐड लगा रहे हैं, तो अब पहली चीज़ जो करना है, अगर आपके जहन में नहीं आ रहा कोई भी आइडिया, तो पहले आप उसी ब्रांड के लिहाज से रख दें। आपको पता होगा कि वो ब्रांड किस कैटेगरी में आता है, तो पहले आप उसी से सर्च को स्टार्ट करें, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया, हम टी शर्ट को अभी जहन में लेके चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, मैंने डायरेक्ट सिर्फ टी शर्ट को ही सिलेक्ट किया। तो हमें ये मेन एक कैटेगरी आ रही है टी शर्ट, और वो क्लोथिंग के ऑप्शन में आ रही है। अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, इसके अलावा भी मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो मैं अपने ब्रांड के मुताबिक इनमें से किसी भी ऑडियंस को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैंने इस टी शर्ट को सिलेक्ट किया। अब यहाँ टी शर्ट को मैंने सिलेक्ट किया, तो अब मेरे पास जहन में आइडिया नहीं है कि मैं और क्या सिलेक्ट करूं, ठीक है। ये मैं ऐसे उसमें बता रहा हूँ कि किसी बिजनेस में आप फंस जाते हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि क्या ऑडियंस को आपने टारगेट करना है, तो आपने इस अंदाज में रिसर्च करनी है कि आप उसकी पहले एक बड़ी ऑडियंस को सिलेक्ट कर लें जो कि जनरल है, ठीक है। तो मैंने जनरल सेलेक्ट कर लिया टी शर्ट। अब टी शर्ट के अंदर भी जाहिर सी बात है कैटेगरीज हो सकती हैं। तो अब हमें फेसबुक हमें ये ऑप्शन देता है कि हमने जिसे सिलेक्ट किया उसकी बुनियादों पर हमें सजेस्ट करेगा, ठीक है, सजेशंस का ऑप्शन देता है। तो आप सिंपली इस पर क्लिक करें, और यहाँ पर आप इस टी शर्ट के हिसाब से आपको डिफरेंट चीज़ें जो है ना सजेशन में आएंगी। आप उनमें से डिफरेंट चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर शर्ट आ रही है, टॉप आ रही है, क्लोथिंग आ रही है, जीन्स आ रही है, ऑनलाइन शॉपिंग का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा ट्राउजर का ऑप्शन दे रहा है, जंपर का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, हुडी का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा जैकेट, शॉपिंग और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें वो ऑप्शन में हमें दे रहा है। पोलो पोलो शर्ट और स्ट्रीट वियर और ड्रेस शर्ट और भी डिफरेंट, उसने एक लंबी लिस्ट हमें दे दी है। लेकिन अगर मेरे जहन में कोई ब्रांड हो जहन में कि ठीक है मैंने इसके लिए टारगेट करनी है, तो ये एक लंबी लिस्ट जो है मैं उसमें से काफ़ी सारे ऑप्शनों को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो उनमें से जब मैं सिलेक्ट करूंगा मुझे और सजेशन मिलेंगी, उन सारे सजेशन को मैं लिख सकता हूँ अपने अलग सेक्शन के अंदर, ठीक है, अलग किसी पेज पे मैं लिख सकता हूँ। वैसे मैंने उसकी टेम्पलेट से बनाया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे ये टेम्पलेट मैं पहले भी अपने और ऑर्गेनिक सेक्शन में दे चुका हूँ, तो आप अगर आपके पास है तो आप उसको यूज़ कर लें, वरना इस लेसन में भी मैं ऐड कर दूंगा। तो अब यहाँ पर आपने इस अंदाज में स्टार्ट करनी है। अगर आपको समझ नहीं आ रही, आप सिंपल जिसका जनरल जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप उसको जो डिफरेंट ऑप्शन आपको सही नजर आते हैं इसमें मिलते हैं, उन सबको आप सिलेक्ट करते जाएं। मिसाल के तौर पर मैं कुछ सिलेक्ट करता हूँ, मिसाल के तौर पर स्ट्रीट फैशन और स्ट्रीट वियर। तो मैं अब जैसे जैसे सिलेक्ट करता जा रहा हूँ, मेरे जो सजेशन है वो भी बदलती जाएगी। मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ। अब यहाँ देखिए मुझे हिप हॉप फैशन और पता नहीं कितने सारे ऑप्शन देना उसने स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके लिए नहीं होंगी, कुछ चीज़ें होंगी कि आपके लिए वो है, यानी कि उसके साथ आप फेमिलियर होंगे। तो अब यहाँ पर इस तरह से है, मुझे नहीं पता ये क्या है, ठीक है। तो और यहाँ पर सुप्रीम है, ये शायद ब्रांड है मेरे ख्याल से। तो अब जिस चीज़ों के लिए आपको समझ नहीं आ रही, मिसाल के तौर पर इस तरह से, तो आप इसको सिंपली गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं ये असल में है क्या, ठीक है। और अक्सर ऐसी चीज़ें, ऐसे जो छोटे से इंटरेस्ट निकलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल साबित होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको सर्च करता हूँ STUSSY। अभी जो चीज़ भी है मेरे ख्याल से ये प्राइवेट हेल्ड फैशन हाउस है, ठीक है। तो 1980 का ये फाउंडेड है, और जाहिर सी बात है ये कोई ब्रांड है टी शर्ट वगैरह के हिसाब से, ठीक है। तो अब मैं देख सकता हूँ कि ये कितना पॉपुलर है, तो मैं उसके हिसाब से इसकी टारगेटिंग को ले सकता हूँ। मैं इसके फेसबुक पेज को विजिट करता हूँ। मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ जो हम अक्सर तरीका अपनाते हैं। अब आप देखें कि इसकी एक अच्छी खासी टारगेटिंग है, एक अच्छी खासी फॉलोइंग है इसकी, ठीक है। लेकिन इसकी वेबसाइट देखें तो बस बेहतरीन उसने वेबसाइट पता नहीं कैसी बनाई हुई है, मुझे समझ से बाहर है, ठीक है। अभी इसने ये दो ऑप्शन रखे हुए, न्यू अराइवल्स, टॉप शर्ट्स, और यहाँ पर एक्सेसरीज और पैंट्स वगैरह वगैरह। मैंने इसको सिलेक्ट किया। तो अब इसने ये वेबसाइट जैसा कि ऐसी भी बनाई हुई है, लेकिन वो एक अच्छी फैन फॉलोइंग रखता है, और उसकी शर्ट काफ़ी ज़्यादा प्राइस की है, ठीक है। तो हमने जैसे इसको सर्च किया था, तो अब यही तरीके होते हैं
अब आपको एक नया ऑप्शन नजर आया, आपने सिंपली देख लिया वो असल में है क्या। तो ये प्राइवेट हेल्ड फैशन हाउस है, ठीक है। तो हो सकता है ये काफी जो है ना स्पेसिफिक साइज की चीजें बनाता हो। तो फिलहाल जो भी है, अब आपको सजेशन में नजर आ रहे हैं कोई ऐसी चीज जो कि आपको नहीं पता, फेसबुक अगर आपको सजेशन में दे रहा है तो आप सिंपली उसको सर्च करके देख लें वो असल में है क्या, ठीक है। और हो सकता है कि वो काफी ज्यादा फायदेमंद आपके लिए साबित हो। इसी तरह सुप्रीम हो सकती है, वो फैशन ब्लॉग को आपको ऑप्शन दे रहा है, फैशन शो को ऑप्शन दे रहा है, और डिफरेंट ऑप्शन दे रहे हैं। और ये क्या होते हैं, ये आइडियाज होते हैं जो आप सारे इकट्ठे कर लें एक बार, फिर अच्छे से उनको सर्च करके देखें कि वो असल में है क्या चीज। उसके बाद जो है आप फाइनल कर लें कुछ ऑडियंसेस को। ऑडियंसेस आपकी जितनी ज्यादा हो उतनी बेहतर है। तो अब यहाँ पर देखें, मैंने अभी सिर्फ यहाँ पर चार किए हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर हमेशा के तौर मुझे पता है कि ये ब्रांड ऐसा है कि ठीक है इसकी फैन फॉलोइंग कम है, लेकिन एक बड़ी तादाद इसको फॉलो कर रही है। कहाँ गया, वापस आता हूँ, और ये मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इसको तकरीबन 18 मिलियन लोग इसकी ऑडियंस बन सकती है वर्ल्ड वाइड, अगर हम सेलेक्ट करें तो पाकिस्तान में भी इसकी ठीक ठाक ऑडियंस बन जाएगी। तो मैंने इसको भी ऐड कर दिया, मैंने यहाँ पर सुप्रीम को, अब इस एक को ऐड करने की वजह से मुझे एक और ब्रांड का ऑप्शन दे दिया, ठीक है। इस तरह से मुझे और ब्रांड के ऑप्शन देगा। अब अगर मैं टी शर्ट ब्रांड में हूँ तो आप टी शर्ट के लोगों को, टी शर्ट के ब्रांड्स को टारगेट कर लें डायरेक्ट। आपके ब्रांड जो कंपटीटर्स जिन प्रोडक्ट को, यानी कि आपके प्रोडक्ट कंपटीटर्स कोई इंटरेस्ट रखता है तो वो आपकी चीज भी बाय कर सकता है, ठीक है। तो आप सिंपली ब्रांड्स को भी टारगेट कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर, जो भी आपका बिजनेस है। तो पहली चीज ये है कि आपने ज्यादा से ज्यादा आइडियाज कलेक्ट कर लेने हैं, इंटरेस्ट के अंदर, बिहेवियर्स के अंदर, और डेमोग्राफिक्स के अंदर, एजुकेशन वगैरह के हिसाब से। तो ये सब जब आइडियाज आपके पास जमा हो जाएंगे, उसके बाद आपने डिसाइड करने हैं उसके एड ग्रुप्स वगैरह। तो हम यहाँ से इस अंदाज में पहले तो रिसर्च करते हैं। पहले पहले तो हम यहाँ से ब्राउज में से देख लिया हमने, खुद सर्च किया, जितने भी ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं मैं सारे के सारे डाल दूंगा, 10 20 50 100, बिजनेस के मुताबिक जिसके लिए भी हम टारगेटिंग कर रहे हैं। तो इन सबको फिर मैं टेम्पलेट के अंदर डाल दूंगा, उसके बाद जो है ना उनकी अलग अलग ग्रुपिंग करूंगा, और उसके जरिए हम ऐड चलाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो अब यहाँ पर आपको काफी सारे जो है ना पेड टूल्स भी मिल सकते हैं, जो आपकी जो है ना इंटरेस्ट निकाल के लाने में मदद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये तरीका है, बस ये सबसे काफी हद तक अच्छा तरीका है स्टार्टर के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप पेड टूल्स की तरफ आएंगे तो वो काफी ज्यादा कॉस्टली साबित होते हैं, ठीक है। इसमें से मैं एक नाम बस आपको बताना चाहूंगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सॉरी इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं, इंटरेस्ट एक्सप्लोरर, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सप्लोरर डॉट आई ओ। तो अगर आप वो बाय करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, उसके अंदर भी आपको काफी हद तक रिसर्च करनी पड़ेगी। तो बेस्ट है कि आप यहीं से रिसर्च करें, जितने भी आइडियाज आपको मिलते हैं सारों को आप अपने लिस्ट में डालते जाएं, और जो आपके परफेक्ट बैट है, यानी कि आपके बजट के ऊपर फिट बैठ रहा हो, ठीक है। इसके अलावा जो है ना आप सबको ट्राई कर सकते हैं। जो टेस्टिंग है वो मेन चीज़ है। जब आप टेस्टिंग कर रहे होंगे तो आपको खुद नए नए पता चल जाएंगे, ठीक है जी ये ऑडियंस हमारी परफॉर्म कर रही है, इसको हमने आगे लेके जाना है। तो अभी मैंने सारी ऑडियंस डाली जरूर है, लेकिन मैं इस तरह से एड कंपेन कभी भी नहीं चलाऊंगा, ठीक है। कि मैंने इतनी सारी ऑडियंस की एक में डाली और मैंने ऐड चला दिया। एक एड सेट में मैं एक ऑडियंस को प्रेफर करता हूँ पहले पहले स्टार्ट के अंदर, कि आप किसी एक ऑडियंस को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद जब आप सबको टारगेट में, यानी कि टेस्ट कर चुके होंगे और आपको पता होगा कि ये ऑडियंस परफेक्ट चल रही है, उसके बाद आप उसको और ज्यादा नैरो कर सकते हैं। तो अभी हम नैरो डाउन करना भी सीखते हैं। तो अब यहाँ देखिए, ये मेरी सारी ऑडियंसेस हैं, मैं इनमें से सबको हटा दूंगा, सिर्फ एक रखूंगा वैसे तो, लेकिन अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि तकरीबन 30 मिलियन ऑडियंस बन रही है, ठीक है, पाकिस्तान के हिसाब से। तो अब यहाँ पर मुझे दो ऑप्शन मिलते हैं, एक एक्सक्लूड का, दूसरा डिफाइन फर्दर का। एक्सक्लूड ये है कि मैं किसी एक स्पेसिफिक ऑडियंस को इसमें से निकालना चाहूँ बाहर, तो मैं उन्हें निकाल सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने अभी हमें लोकेशन निकाली है, तो आप किसी भी ऑडियंस को एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको सर्च करें, ब्राउज में जाके इन तीनों के हिसाब से आप खुद डाल भी सकते हैं, उसको सर्च करें और निकाल दें बाहर, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर डिफाइन फर्दर बताना चाहूंगा, जो कि काफी फायदेमंद है। तो डिफाइन फर्दर पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं इन दोनों को हटाता हूँ वैसे, अच्छा ये नहीं हटेगी, डिफाइन फर्दर पे मैं आ जाता हूँ। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर दो रूल अप्लाई होते हैं। अगर आप लोगों ने कुछ फिजिक्स का रूल देखे हो तो मैं अभी वही रूल आपको बताने वाला हूँ, कि एक होता है और गेट और दूसरा होता है एंड गेट, ठीक है। तो यहाँ पर और एंड के रूल अप्लाई होते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमने जितने भी
ऑडियंसेस डाली हैं, ये सारे और रूल के साथ अप्लाई में है, ठीक है। अभी और रूल से क्या मुराद है, मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर आ जाए आप, कि अगर कोई पर्सन, हमने बजट दिया, तो हो सकता है कि वो इस स्पेसिफिक ऑडियंस को दिखे, यानी कि कोई पर्सन इसमें इंटरेस्ट रखता है उसको दिखे, हो सकता है किसी को इस इंटरेस्ट में वाले को दिख जाए, किसी को इसमें दिख जाए, और से मुराद है कि या तो ये या ये या ये कोई सा भी एक को सिलेक्ट कर सकता है। अब यहाँ पर नुकसान क्या हुआ हमें कि हमने 10 ऑडियंस सिलेक्ट की है, हमारा रिजल्ट भी आ रहा है, अब हमें नहीं पता वो किस ऑडियंस से रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अब किसी एक ऑडियंस को हम निकालते हैं तो हो सकता है वो रिजल्ट गिर जाए, हो सकता है वो बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है। अब हमें पता नहीं है वो किस ऑडियंस से रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अप्लाई जो रूल हो रहा है वो और का रूल हो रहा है, या तो वो इस स्पेसिफिक ऑडियंस के इंटरेस्ट वाले लोगों को दिखेगा, या इसको दिखेगा, या इसको दिखेगा, या इसको दिखेगा, इस तरह से जितनी भी ऑडियंस है सबको, वैसे भी किसी भी एक को दिख सकता है, ठीक है। अब अगर मैं नीचे आ जाऊँ, यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिखा रहा वैसे ज़्यादा, तो नीचे आ जाऊँ, तो जब मैंने एंड गेट लगा दिया ना, तो यहाँ पर अब हमें जो ऑडियंस मिलेगी, मैं इसको हटाता हूँ, अभी आपको यहाँ पर नजर आएगा, लेकिन अभी इन्होंने शायद दिखाना छोड़ दिया है, लेकिन हम यहाँ देखें, यहाँ पर दिखा रहा है वो, वैसे नहीं दिखा रहा जो मैं दिखाना चाह रहा था। तो ये डिफाइन फर्दर में वापस आता हूँ, चलो मैं, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर अब एंड गेट का रूल अप्लाई हो रहा है। मैंने यहाँ से, मैं इधर से एक परचेजर को या फिर इंगेज शॉपर जो है उसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, इंगेज शॉपर्स को। अब यहाँ पर मैंने एंड का रूल लगा दिया, अब देखो 10-30 मिलियन से डायरेक्ट 10 मिलियन पे आ गई है। अब मैं इधर से काफी सारे ऑडियंसेस को निकाल देता हूँ और सिर्फ एक ऑडियंस को रखूंगा, मैं क्लोथिंग को रख लेता हूँ, बाकी सारी ऑडियंसेस निकाल देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने सारी ऑडियंसेस बाहर निकाल दी, उसके बाद मैंने यहाँ से, ठीक है, अब ये देखिए कि अब यहाँ पर मेरा कोई भी और का रूल लगाने के लिए कोई ऑडियंस नहीं है, ये सिर्फ एक ऑडियंस है। उसके बाद मैं नीचे आया और यहाँ पर मैंने इंगेज को शॉपर को लगाया हुआ है। अब यहाँ पर एंड मस्ट आल्सो मैच का ऑप्शन है, यानी कि जो पर्सन इसमें क्लोथिंग में इंटरेस्ट रखता है और वो इंगेज शॉपर भी है, या नहीं, और एंड का मतलब और, ठीक है, इसमें भी इंटरेस्ट रखता हो और वो इंगेज शॉपर भी हो, तो ही वो दिखाएगा ऐड, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि कोई इंगेज शॉपर है तो उसको ऐड दिखा देगा, या फिर सिर्फ कोई क्लोथिंग में इंटरेस्ट रखता है उसको ऐड दिखा देगा, नहीं, जब ये दोनों मैच करेंगे तो ही वो ऐड दिखाएगा, ठीक है। तो कभी कभार हमें डिफाइन फर्दर करके काफी ज्यादा फायदा हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका बजट ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं है, तो आप सारी ऑडियंसेस को अलग अलग से टेस्ट करें, ठीक है। अब सारी ऑडियंसेस से मुझे दिया है कि मैंने इसको हटा दिया, अब यहाँ पर सिर्फ ये एक ऑडियंस है, इसका एक एड सेट बनाया मैंने और चला दिया, 10, और 10 ऑडियंस है मेरे पास, 10 के 10 एड सेट बना दिए मैंने। अब मुझे पता चल गया ये 5 ऑडियंसेस जो है ना परफॉर्म अच्छी कर रही है, रिजल्ट दे रही है, बाकी 5 नहीं दे रही, मैं उन 5 को बंद कर दूंगा और जो बाकी 5 रह जाएंगे उनको मैं चलाए रखूंगा। अब उनमें से मैं और फर्दर डिफाइन करके ट्राई कर सकता हूँ एक नया एड सेट बना के, ठीक है। तो ये सब टेस्टिंग में शामिल होते हैं, मैं भी आपको ये तरीका करके भी थोड़ा सा दिखाता हूँ। इसके अलावा हम एडवर्टाइजिंग के एंड में मुकम्मल ये तरीका करके खुद देखेंगे वन बाय वन। तो पहले आपने सारी ऑडियंसेस को बना लेना है, उसके अलावा आप डिफाइन फर्दर करके अपनी ऑडियंस को थोड़ा और साफ कर सकते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, मैं आपको एक एक चीज दिखाता हूँ। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है एक फर्स्ट होम बायर्स डायरेक्ट, और दूसरा ऑप्शन आ रहा है हमें फर्स्ट टाइम होम बायर ग्रांट प्रॉपर्टी। इसके अलावा वो रियल स्टेट वगैरह भी होते हैं, तो अब मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, पहले रियल स्टेट को ले लेता हूँ। यहाँ मैं प्रॉपर्टी इंडस्ट्री को मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे लोग हैं प्रॉपर्टी इंडस्ट्री में जो खुद एजेंट भी हो सकते हैं, और जो है ना वो सेल करने वाले भी हो सकते हैं, वो परचेज करने वाले भी हो सकते हैं, और कुछ लोग जो इन तीनों में नहीं है फिर भी वो इंटरेस्ट रखते हैं घर वगैरह में, वो लोग भी सब कुछ इसमें शामिल है, ठीक है। तो अब हम डिफाइन फर्दर के जरिए काफी हद तक चीजों को कंट्रोल में ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने डिफाइन फर्दर किया और मैंने किया, यहाँ पर वैसे जॉब टाइटल के हिसाब से आ रहा है। अब मैं यहाँ पर अगर किसी
मैं थोड़ा सा और लेके आता हूँ। अब यहाँ पर देखें कि कोई प्रॉपर्टी डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखता है या फिर कोई एजेंट कौंसल का हिस्सा है, ठीक है, रियल स्टेट बायर्स एजेंट कौंसल या फिर इस तरह से डायरेक्टरी। तो मैंने इसे डिफाइन फर्दर कर दिया। अगर मैं किसी स्पेसिफिक एजेंट को समझ लो कि तुमको दिखाना चाह रहा हूँ या इस तरह का कोई चीज़ भी, तो मैं इसमें से, वैसे मैंने ये रिसर्च नहीं किया, अभी फुल रिसर्च करता तो मैं शायद इससे ज़्यादा ऑप्शन मुझे मिल सकते थे, लेकिन अभी मैं जल्दबाजी में थोड़ा सा काम ले रहा हूँ। तो अब मैंने इसको डिफाइन किया कि एक तो वो प्रॉपर्टी में भी इंटरेस्ट रखता हो, प्लस वो ये प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के अंदर भी इंटरेस्ट रखता हूँ, सिर्फ प्रॉपर्टी में ना रखता हूँ, डेवलपमेंट में भी इंटरेस्ट रखता हूँ। लेकिन अभी इसके अंदर भी कुछ ऑप्शन हो सकते हैं हमारे लिए, कि वो एजेंट भी हो सकता है और वो एक आम पर्सन भी हो सकता है जो डेवलपमेंट करना चाह रहा हो अपनी प्रॉपर्टी की। तो ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। इसकी एक बेस्ट एग्जाम्पल और है, वो शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाए। इसकी एग्जाम्पल क्या है कि मिसाल के तौर पर हम अपने आप के लिए देखते हैं कि हम चाहते हैं कि हम किसी जो है ना किसी बिजनेस को टारगेट करें ताकि हमें सेल हो सके, ठीक है, हम उसकी मार्केटिंग को हैंडल कर सके। अब मैंने क्या किया, जो ज्यादातर बिगिनर्स करते हैं, मिसाल के तौर पर बिगिनर से बाद में अपने आप को भी ले सकता हूँ। जब मैं था, जो जो मैं सोचता था वो मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं सोचता था, मैंने क्या किया, मैंने क्या, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों को मेरा ऐड दिखाया जाए, ठीक है, मिसाल के तौर पर ये। अब ये चीज मुझे बाद में जाके क्लियर हुई कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में तो मैं खुद भी इंटरेस्ट रखता हूँ, ठीक है। वो सोशल मीडिया मार्केटर खुद हो सकता है, वो ऐसा पर्सन हो सकता है जो सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाह रहा है, ठीक है, और डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। तो अब इधर से मैंने और इसको मैं थोड़ा सा और डिफाइन फर्दर करता हूँ अब, कि मैंने कहा नहीं, ये ऐसे होंगे जो लोग जो बिजनेस को सर्च करता हूँ, जो बिजनेस एंड फाइनेंस में भी इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी हो और इसमें भी हो। लेकिन इसमें भी अभी शक है कि इसमें मेरे जैसे लोग भी खुद भी पाए जाते हो, ठीक है। तो अब मैंने इसमें से और ज्यादा फर्दर डिफाइन कर सकता हूँ। मैंने कहा कि ऐसे लोगों को बाहर निकाल दो जो कि, ये मैं एक्सक्लूड के अंदर आ रहा हूँ, ठीक है, एक्सक्लूड हमने पहले सेलेक्ट किया हुआ था। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने कहा फ्रीलांसर को बाहर निकाल दो, ठीक है। अब देखें आप कि अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग और इसको मैंने एंड गेट कैसे लगाया है और फ्रीलांसर्स को बाहर निकाला है ऑडियंस से, तो यहाँ देखिए मेरे पास 4.7 मिलियन बची है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, तो ये तकरीबन 9 मिलियन जा रही है, यानी कि सिर्फ 5 मिलियन फ्रीलांसिंग में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं, ठीक है। तो अब मैं उसको बाहर निकाल दिया, तो एक काफी हद तक मुझे एक शॉर्ट ऑडियंस मिल गई, ठीक है। ये अभी भी इसमें गुंजाइश है, लेकिन जो पहले थी सीन, ठीक है, जो इस वक्त था, सिर्फ मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग सेलेक्ट किया हुआ है अगर, तो जो इसमें सीन था वो उससे बेहतर है। अभी 9.6 मिलियन है और वो 4 मिलियन थी, ठीक है, तकरीबन हाफ नीचे आ गई। इसके अलावा भी मैं थोड़ा सा और डिफाइन में जाऊंगा तो वो और ज्यादा नीचे गिर जाएगी। तो हमारा जो मेन मकसद है, हमें ज्यादा से ज्यादा क्लियर ऑडियंस का पता होना जरूरी है। जब हमें क्लियर ऑडियंस का पता होगा तो हम अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। और कुछ प्रोडक्ट होते हैं कि उनको हम डायरेक्ट ऑडियंस हमें नहीं मिल रही होती, कि हम डायरेक्ट उसको टारगेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या सीन है कि इसके अंदर ये सीन है कि अब इनडायरेक्टली टारगेट करें, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपको कहा कि वो दिमाग में समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो कैसे करना है, तो आप उसको जनरल ऑडियंस को लेकर सिलेक्ट करें और जाने दें। पहले आप जनरल को लें, उससे फिर सजेशन को देखें, फिर समझ में आता है तो ठीक है, आप ब्लॉग्स की तरफ चले जाएं, आप उसके पेजेस को देखें, ग्रुप्स में जाके देखें, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। मेन चीज़ है, आप जब रिसर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा, अगर आप नहीं करेंगे रिसर्च तो फिर आपको समझ नहीं आने वाला। तो अब हमने इस तरह से जो भी ऑडियंस होगी हमारी, हमने ये लोकेशन वगैरह ये सब कुछ टारगेटिंग किया, डेमोग्राफिक और जो चीज़ें भी हमें डिफाइन फर्दर करना है, ये सब कुछ करने के बाद मैं अपने कंपेन को पब्लिश करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने, अब मैंने जैसे आपको कहा है कि जब आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो आप बस एक ऑडियंस को टारगेट करें स्टार्ट के अंदर, ठीक है। अगर आपका बजट ठीक ठाक है, अगर बजट काफी नैरो है, कम है, तो फिर आप डिफाइन फर्दर के हिसाब से भी कुछ और शॉर्ट कर सकते हैं अपनी ऑडियंसेस को, ठीक है। तो आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद फिलहाल हम इसको, मैं पब्लिश तो नहीं करना मैंने, वैसे तो क्लोज कर देता हूँ। ये हमारा एक नई कंपेन बन के तैयार हो जाएगी और बाकी हम चीज़ें पहले ही देख चुके हैं। तो इस तरह से अपने ऑडियंस की रिसर्च करनी है फेसबुक के एड मैनेजर के अंदर ही, ठीक है, कंपेन के दौरान ही। तो आप उसकी एक पूरी लिस्ट बना के अलग रख लें, उसके बाद आप स्टार्ट करें। तो मैं आपको यहाँ पर उसका टेम्पलेट दिखाता हूँ। ये टेम्पलेट आप, वैसे कुछ लोग पहले से देखा हुआ उन्होंने ऑर्गेनिक मार्केटिंग के अंदर, तो इसी को हम
पेड एडवर्टाइजिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें डेमोग्राफिक्स का पता है, ब्रांड तो हमारा वही है, ठीक है। इसके बाद एज का पता है हमें, जेंडर का पता होगा, हाउस होल्ड इनकम अगर फिट बैठता है, एजुकेशन फिट बैठता है। इसके अलावा मैं और चीज़ें भी डाल सकता हूँ जो डेमोग्राफिक्स में आ सकती हैं, जो भी हमने टारगेटिंग के अंदर देखी है एक्सप्लोर में। तो सारे ऑप्शन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा लोकेशन आप डाल सकते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट बताया, यहाँ पर बिहेवियर डालने सारे, जैसे मैंने 10-15 भी ऑडियंस टारगेटिंग सेलेक्ट की थी, वो मैं सारे यहाँ पर डाल लूंगा, ताकि मेरे पास एक पेज में सब कुछ डाटा मौजूद हो, फिर मैं अच्छे से प्लानिंग कर सकूँ मैंने कंपेन को किस तरह से लॉन्च करना है और किस ऑडियंस को मैंने टारगेट करना है। तो ये मैं आपको पहले भी प्रोवाइड कर चुका हूँ, ये टेम्पलेट आपको इस लेसन में भी मिल जाएगा, ठीक है, रिसोर्स सेक्शन में। तो मैं वापस आ जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको टारगेटिंग के अंदर कोई सवाल जहन में आ रहा है तो आप यहाँ पर कर लें मुझसे, अगर नहीं आ रहा तो फिर हम अपने दूसरी तरफ टॉपिक पे जाते हैं। देखिए, मैं आपको ऑरेंज के लिए एग्जांपल मांग रहे हैं आप पहले तो देखिए, ऑरेंज को आप डायरेक्ट टारगेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन सबसे पहली चीज तो यह है कि आपको, आप सिर्फ होलसेलर को बेच रहे हैं। आप एक आम पर्सन के लिए आपका प्रोडक्ट ही नहीं है, आप तो समझ लो होलसेल के हिसाब से बेच रहे हैं एक बड़ी, सिर्फ ऐसे हम ऐसे लोगों को अपने टारगेट करना है जो कि होलसेल वाले हैं। तो बेस्ट तरीका ये है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, एक तो आप लोकल टारगेट कर रहे हैं पहली चीज, तो अब लोकली में आप क्या कर रहे हैं कि एक वीडियो बनाएं। बेस्ट तरीका ये है, आप वीडियो बनाएं, उसमें एक अच्छे से एक्सप्लेन करें कि आप क्या, आपका प्रोडक्ट या बिजनेस क्या है, ठीक है, उसको आप प्रमोट करें। फिर अभी हम कस्टम ऑडियंस से सीखेंगे, तो उस वीडियो के अंदर से आप कस्टम ऑडियंस बना के लाएं, जो एक तो कूल्ड ऑडियंस से बजाय हॉट ऑडियंस होगी आपकी, प्लस उसके कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। उसके बाद आप अपनी लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ाएं अपने बिजनेस की, आपको एक अच्छी सेल मिल जाएगी, ठीक है। आप डायरेक्ट, और अगर सिर्फ चाहते हैं कि कूल्ड ऑडियंस से आप 10 किलो की पेटी बेच दें तो काफी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि काफी सारे कॉम्प्लिकेशन को आपको देखना पड़ेगा। तो मेरा इसके अलावा किसी का कोई सवाल नहीं है। तो अब हम अपने दूसरे ऑप्शन में जाते हैं, हम कस्टम ऑडियंसेस किस तरह से क्रिएट करते हैं, उन वो उनके क्या फायदा हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली हमने क्या करना है, पहले यहाँ पर हमें ये 3 डॉट्स से नजर आ रहे हैं, डॉट्स नहीं लाइन है वैसे तो, यहाँ पर आल टूल्स के नाम से। तो मैंने क्या किया, इसमें से यहाँ पर हमें एक, अक्सर लोगों को यहीं पर ऑडियंस का ऑप्शन नजर आ जाता है, लेकिन अगर नजर नहीं आता आपको ऑप्शन तो आप थोड़ा सा नीचे आ जाए और आपको यहाँ पर ऑडियंसेस का ऑप्शन नजर आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करते हैं। तो आपके बिजनेस मैनेजर की जितनी भी एड अकाउंट होंगे, जितने भी डिफरेंट एड अकाउंट है, उसमें कोई भी ऑडियंस बनी होगी वो सारी आपको यहीं पर नजर आ रही होंगी। तो अब यहाँ पर आप 3 टाइप की ऑडियंसेस बना सकते हैं, एक कस्टम ऑडियंस, दूसरा लोकल लाइक ऑडियंस और तीसरा सेव ऑडियंस, जो हमें ऑप्शन नजर आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर सेव्ड ऑडियंस हम कस्टम और लोकल लाइक ऑडियंसेस को या फिर कूल ऑडियंसेस के जरिए हम सेव्ड ऑडियंसेस बनाते हैं। सेव्ड ऑडियंस ऐसी होती है कि बस वो सेव होती है, जो भी हमने एज ग्रुप टारगेटिंग इंटरेस्ट बिहेवियर सेलेक्ट किया है उसको हम एक ग्रुप के अंदर सेव कर लेते हैं। तो हम बस उसको सिलेक्ट करते हैं और डायरेक्ट हमारी सारी ऑडियंस टारगेटिंग हो जाती है। लेकिन अभी हम कस्टम टारगेटिंग में आते हैं, कि वो ऐसे लोग होते हैं जो कि जिनका किसी भी किस्म का इंटरेक्शन हुआ होता है आपके बिजनेस या ब्रांड के साथ। तो यहाँ पर क्रिएट कस्टम ऑडियंस में क्लिक करते हैं हम। यहाँ पर हमें आपको ना डिफरेंट कस्टम ऑडियंसेस का ऑप्शन मिलेंगे, तकरीबन ये हैं 14-15 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। कुछ जो है ना आपके सोर्सेज के साथ है, जैसे आपकी वेबसाइट के पिक्सल, आपकी ईमेल की लिस्ट, आपके कैटलॉग की विजिटर्स वगैरह, और डिफरेंट। और कुछ है जो मीटा के सोर्सेज है, ठीक है, जिसके लिए आपको पिक्सल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ऐसे लोग जो कि वेबसाइट के बगैर ही सेल कर रहे हैं, तो वो मीटर सोर्सेज से मदद ले सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट है, इस तरह की कोई चीज़ है, तो फिर आप यूर सोर्सेज में भी ऑप्शन में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है वो मैं आपको बताऊंगा, बाकी आप लोग एक्सप्लोर करेंगे। पहला, वेबसाइट का। दूसरा, मैं आपको वीडियो वाला, लीड वाला बता सकता हूँ, और फेसबुक पेज वाला बता सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको पहले वेबसाइट में हम आ जाते हैं। यहाँ पर ये एक ऐसा सोर्स है, यानी कि वेबसाइट है जिसपे हमारा पिक्सल या फिर एपीआई पहले से इंटीग्रेट हुआ होगा, जो कि डाटा को कलेक्ट कर रहा होगा। तो हम इस पर नेक्स्ट करते हैं।
ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑडियंस होती है वेबसाइट के जरिए, जो हम कस्टम ऑडियंस बनाते हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अंदर ये देख लें कि आपने पहली बात कोई पिक्सल इंस्टॉल होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। उसे आपने सिलेक्ट कर लेना है। ये ग्रीन का मतलब होता है एक्टिव, तो पहली चीज़ ये एक्टिव नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये है ही नहीं कोई पिक्सल, लेकिन यहाँ पर ये एक्टिव दिखा रहा है क्योंकि मैंने एक दफ़ा अपने शायद वॉचकीपर्स के साथ कनेक्ट किया था। तो बहरहाल वहाँ की ट्रैफिक को ये ले रहा है। तो अब यहाँ पर एक पिक्सल यानी कि कोई सोर्स सिलेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो रिक्वायरमेंट है वो देख लें आप कि यहाँ पर इस वक्त एनी सिलेक्ट होता है, यानी कि अगर मैं डिफरेंट रूल्स डालता हूँ, यहाँ पर सोर्स डालता हूँ, तो उनमें से कोई एक भी मैच करता है तो वो जो है ना उसे ऐड दिखा सकते हैं आपका। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऑल सेलेक्ट करता हूँ तो जितने रूल्स में मैं यहाँ क्रिएट करूंगा वो सारे के सारे मैच होने चाहिए, ये डिफाइन फर्दर की तरह ऑप्शन है। तो अब मैंने कहा कि मेरी वेबसाइट के या तो ऑल वेबसाइट विजिटर, जितने लोग भी मेरी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं उन सबको मैं ऐड कस्टम ऑडियंस बना सकता हूँ, उन सबको ऐड दिखा सकता हूँ, ठीक है। और मैं ये कहता हूँ कोई स्पेसिफिक जो पेज है मेरी वेबसाइट के ऊपर उसके विजिटर को मैं टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं विजिटर्स को टाइम स्पेंड, वो कितना टाइम हमारी वेबसाइट पे स्पेंड कर रहे हैं, 1 मिनट 2 मिनट या चंद सेकेंड, उसके हिसाब से भी मैं टारगेटिंग कर सकता हूँ। इसके अलावा भी मुझे नीचे और काफ़ी सारे ऑप्शन मिल सकते हैं, आप यहाँ पर थोड़ा और डिफाइन में जा सकते हैं, लेकिन ये एक आपको फिलहाल ये 3 इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी ऑप्शन आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, आपकी बिजनेस मैनेजर के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ऑल वेबसाइट पे जाता हूँ तो जितने भी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रही है वो बेसिक ब्लॉग पे आ रही है, वो आपके किसी प्रोडक्ट पे आ रही है, कार्ड पेज पे आ रही है, परचेजर है, जितने भी है वो सब कुछ यहाँ पर नजर आएंगे, सबको सबके सब इस ऑडियंस में शामिल हो जाएंगे। जब आपका नया नया स्टार्ट बिजनेस होता है तो ये ऑडियंस भी काफी पावरफुल है, क्योंकि ये एक तो आप उसने आपका ऐड देखा, उसने क्लिक किया, उसके बाद वो वेबसाइट पे भी गया, ठीक है। तो आपकी ब्रांड को काफी अच्छे से जानता है वो। उसके बाद अगर आप उसको रीटारगेटिंग करते हैं तो काफी ज्यादा उसके चांसेस होते हैं परचेज करने के आपके, ठीक है, आपसे परचेज करने के लिए। तो यहाँ पर आप जो भी आप इवेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, वो वेबसाइट विजिटर है, स्पेसिफिक वेब पेज है, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। वो आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद बताया कि इसकी रिटेंशन रेट कितना है, यानी कि कितने दिनों के विजिटर को टारगेट करना है। यानी कि मैंने यहाँ पर 30 लिखा हुआ बाई डिफॉल्ट, यानी कि बाई डिफॉल्ट आता ही है, मैंने नहीं लिखा हुआ। तो अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि जितने भी विजिटर मेरी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं लास्ट 30 दिनों के अंदर, उन सबको इस ऑडियंस में शामिल कर लेंगे आप फेसबुक, तो उन सबको हम रिटारगेटिंग कर सकते हैं। ये हम कम भी रख सकते हैं और ये हम ज़्यादा भी रख सकते हैं। अगर आपकी ट्रैफिक ठीक ठाक है तो आप 7 दिन रख लें। ये समझ लो ऐसे लोग होंगे जो 7 दिन में, जैसे बात है किसी ब्रांड को भूलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो बेस्ट है कि आप 7 दिन रख लें। अगर आपकी ट्रैफिक कमज़ोर है, कम है, तो फिर आप महीने को भी टारगेट कर सकते हैं, 14 दिन, महीना या उससे ज़्यादा, 2 महीने 3 महीने तक वो भी, या उससे जितने भी ज़्यादा आप करना चाहें कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखें, जितना ज़्यादा टाइम आप बढ़ाएंगे वो आपकी ऑडियंस भी इतनी कमज़ोर होगी। 7 दिन एक स्ट्रॉन्ग ऑडियंस है, 1 दिन तो पावरफुल है फिर। तो अब यहाँ पर लेकिन ये नहीं है कि बस आप 1 दिन को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, या 7 दिन को कर लें। कभी कुछ ब्रांड, ये बिजनेस में हमें थोड़ा सा सब्र करने की भी ज़रूरत होती है, जानबूझ के हमें इंतज़ार करना पड़ता है कुछ स्पेसिफिक टाइम का। इसके अलावा मैं यहाँ पर ऑप्शन दिखाता हूँ आपको, हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेज, इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मैं उस यूआरएल को डालूंगा, एक स्पेसिफिक यूआरएल को। यहाँ पर हम मिसाल के तौर पर अब एक पर्सन हमारी वेबसाइट पे ब्लॉग है और उसको उस पर ट्रैफिक, ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा होती है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे ब्लॉग वाले लोगों को टारगेट करूं, तो मैं अपने किसी प्रोडक्ट एक सिंगल प्रोडक्ट पेज को भी टारगेट कर सकता हूँ, या फिर कार्ट पेज को, थैंक यू पेज को, चेकआउट पेज को, किसी भी पेज को मैं टारगेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ उसे बताऊंगा कि यूआरएल जो है ये बाई सिलेक्टेड है ऑलरेडी, वो कंटेन्स होगा या डज नॉट कंटेन होगा या इक्वल होगा। मिसाल के तौर पर कंटेन मैंने सेलेक्ट किया, मैंने उसे बताया कि अगर किसी यूआरएल के अंदर एक कार्ट पेज होता है, CRT कार्ट का लफ्ज मौजूद होता है, कंटेन होता है, तो उसे मेरा ऐड दिखाना है। अगर मैं कहता हूँ डज नॉट कंटेन, तो अब ये जिस यूआरएल में ये लफ्ज नहीं होगा उन उन सब की ऑडियंस को वो ट्रैक करेगा, इसको छोड़ देगा, ठीक है। तो इक्वल्स के हिसाब में भी हम रख सकते हैं, लेकिन इसमें जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि आप कंटेंट को रख लें और जो भी पेज है आप उसको टारगेट में ला सकते हैं। वो कार्ड पेज हो सकता है, कोई स्पेसिफिक एक सिंगल पेज भी हो सकता है, प्रोडक्ट पेज हो सकता है, आप उस जो भी सिलेक्ट करना चाहें आप यहाँ पर वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अब मिसाल के तौर पर मैं दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ,
अगर मैं अब दूसरा यूआरएल डालना चाहता हूँ मैं यहाँ पर डालता जाऊँ, लेकिन यहाँ पर मैं एंड आल्सो के ऑप्शन से मैं और दूसरे यूआरएल भी डाल सकता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, ये वही एंड का रूल अप्लाई हो रहा है कि इस यूआरएल को भी मैच करे और इस यूआरएल को भी उसने विजिट किया हो तो ही वो हमारी ऑडियंस में डालेगा। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। रिफाइन फर्दर डिफाइन बाय, वो भी वही चीज़ है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से भी और डिवाइस के हिसाब से भी। फ्रीक्वेंसी से मुराद है कि ये एक ऐसी होगी कि अब मिसाल के तौर पर वो कितनी दफ़ा आपके पेज को उसने विजिट किया, उस स्पेसिफिक पेज को। तो आप मुख्तलिफ ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन ये सारे एक ही जगह में हम कवर करेंगे तो आपको कुछ भी जहन में नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप एक्सप्लोर करें। ये जो एक्सप्लोर करने की आदत है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आदत है जो अक्सर लोगों में नहीं होती, कि आप खुद ट्राई ही नहीं करते, कुछ ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते। जो एक पर्सन ने आपको बता दिया वही आपके लिए आखिरी होता है। तो हर जो भी पर्सन बता रहा है वो बेशक बेस्ट से बेस्ट टीचर भी है, मैं हूँ या कोई भी है, इंसान ही होता है वो। ठीक है, तो आपने एक्सप्लोर करते रहें, चीज़ें चेंज हो जाती हैं और इंसानों से गलतियां होती रहती हैं। तो आप एक्सप्लोर जितना करेंगे उतना ही आपकी स्किल मजबूत होगी। तो आपने ये लाजमी तौर पर सिलेक्ट यानी कि एक्सप्लोर लाजमी करना है। ठीक है, तो अब ये स्पेसिफिक पेज को भी हम और उसके अंदर भी दिन बता सकते हैं कि कितने दिन की ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल मैं इसको, ये स्पेसिफिक पेज उस वक्त किया जाता है जब उस स्पेसिफिक पेज की ऑडियंस काफ़ी हद तक ताकतवर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर परचेजर को टारगेट ना करें क्योंकि हम ये एक डिफरेंट अंदाज में टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमें विजिटर्स बाय टाइम स्पेंड का ऑप्शन मिल रहा है कि यहाँ पर हमें जो है ना, अपनी वेबसाइट के ऊपर अगर कोई पर्सन परसेंटेज दिखा रहा है कि 25% जो है ना, अभी सेकंड और मिनट्स के अंदर गेम होती है, तो उसके हिसाब से अगर कोई 25% भी रह रहा है, ठीक है, परसेंटाइल के अंदर, तो उस ये ऐसा ऑडियंस, ऐसी समझ लो टारगेटिंग ऑडियंस होगी जो बहुत ज़्यादा समझ लो इंटरेस्टेड है आपके ब्रांड के अंदर, या आपके ब्रांड को एक किस्म को पसंद करती है, जो इतनी देर तक आपकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद थी। ठीक है, वो प्रोडक्ट देख रही थी, ब्लॉग पढ़ रही थी, कुछ भी थी, लेकिन वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑडियंस है। और कुछ लोग हो सकते हैं जो बस उन्होंने विजिट किया और उसने समझ नहीं आया और वो पीछे भाग गए। ठीक है, तो आप टाइम स्पेंड की बुनियादों पे भी कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग ये 25% है, बाकी आप नीचे आगे जा सकते हैं। तो ज़्यादातर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं अक्सर स्टार्टिंग के अंदर। प्लस हमें जो इवेंट्स आ रहे होते हैं, जैसे परचेज का इवेंट्स मिलता है, लीड का इवेंट्स मिलता है, इस वक्त क्योंकि हमारी जो इवेंट वो है पिक्सल है वो एक्टिव नहीं है, कोई एक एक्टिव वेबसाइट पे नहीं लगा हुआ, इसलिए हमारे पास इवेंट्स कोई भी नहीं है, सिर्फ व्यू कैटेगरी का इवेंट नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है, अगर आप ऑडियंस बनाना चाह रहे हैं परचेजर्स की, तो आप उस इवेंट को सिलेक्ट करें डायरेक्ट। ठीक है, ऑल वेबसाइट विजिटर वगैरह वगैरह को छोड़ दें, डायरेक्ट आप उस इवेंट को सिलेक्ट करें परचेजर का, ये सबसे स्ट्रॉन्ग ऑडियंस होगी आपकी। अगर आप लीड को सिलेक्ट करते हैं, लीड अगर आप कलेक्ट करते हैं ज़्यादातर, तो लीड आपकी स्ट्रॉन्ग ऑडियंस होगी, तो आप उसके हिसाब से टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपने टारगेट करना है उसको आप सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर आप ऑडियंस का नाम रखेंगे आप। ठीक है, अब ये ऑडियंस का नाम आप किस अंदाज में रखें, आप पिक्सल का नाम थोड़ा सा शामिल करें, कुछ आप इवेंट्स का नाम शामिल करें, उसके बाद आप जो है ना, मिसाल के तौर पे मैंने ऑल वेबसाइट विजिटर कर लिया। अब मैंने क्या लिखा, ई बाजार, ई भी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा ऑल वेब, ठीक है, इस तरह से ऑडियंस रख सकते हैं आप। थोड़े थोड़े से हिंट देना ताकि आपको मुकम्मल ऑडियंस याद रह जाए। ठीक है, ये परफेक्ट चीज़ है। यहाँ पर आप ब्रांड का नाम डाल दें, क्योंकि मैंने आपका बिजनेस मैनेजर में ऐसा होता है कि वो सारी ऑडियंस एक साथ दिखा रहा होता है, तो ब्रांड का नाम अगर आपके पास होगा तो आपको पता होगा कम से कम कि ये जो हमने कस्टम ऑडियंस बनाई है वो उस ब्रांड या बिजनेस के लिए बनाई है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, लेकिन अक्सर डाली नहीं जाती। तो अब आपने इसको क्रिएट किया, उसके बाद सिंपली क्रिएट ऑडियंस पे आप क्लिक कर दें, आपकी जो कस्टम ऑडियंस है वो बन जाएगी। ठीक है, अब इस कस्टम ऑडियंस की बुनियाद पर हम लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसको भी हटाता हूँ। ये हमारी ऑडियंस है, ठीक है, एक कस्टम ऑडियंस। लेकिन मैं वापस आता हूँ, कस्टम ऑडियंस पे क्लिक क्लिक करता हूँ और हमें ये वापस सोर्सेज आ गए। तो यहाँ पर आप कस्टमर लिस्ट को अपलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखें, जो बिजनेसेस न्यू होंगे ना, उसको हमें कस्टमर की लिस्ट अब नहीं दे रहा। ठीक है, यानी कि आप ईमेल वगैरह को अपलोड नहीं कर पाते, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये आपको इजाज़त दे देगा और आप अपने ईमेल की फाइल को अपलोड कर सकेंगे। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन में आ जाता हूँ फेसबुक पेज की तरफ, या फिर पहले वीडियो के इस ऑप्शन में आ जाता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको एक को मशवरा दिया कि आप वीडियो को टारगेट करें, अब आप क्या करें, अब आपने एक ऐड चलाया जिसमें आपने वीडियो डाली हुई थी, अब उसकी आप कस्टम ऑडियंस बनाएं।
ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर डाला कि जो भी पर्सन जिसने मेरी वीडियो को 50% देखा है या 25% देखा है या फिर 100% या 95% देखा है, अब ये वो 95% देखने वाला पर्सन वो होगा जो बहुत ज्यादा उस बिजनेस में आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। ठीक है, हर बिजनेस की अलग होती है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। तो आप मिसाल के तौर पर आपका बजट कम है, आप 25% वाले लोगों को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, 3% वाले लोगों को, 3 स्क्रीन वाले लोगों को टारगेट नहीं करें, क्योंकि अक्सर गलती से भी हम ऐसे चला रहे होते हैं ना, स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो भी वो नजर चल पड़ती है ऑडियंस। ठीक है, तो 3 स्क्रीन वाले को टारगेट ना करें, कम से कम 50 स्क्रीन या 25%, और मुख्तलिफ ऑडियंस साइज को आप रख सकते हैं। अगर आपकी वीडियो बहुत बड़ी है तो 25% भी बहुत है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो मेरी दो दो तीन तीन घंटे की वीडियोस भी होती हैं, तो मैं उनको कभी भी 95% पे नहीं जाऊंगा। अगर मैं जाता हूँ तो 95% वाले जो ऑडियंस है, जो स्टूडेंट है, सीख रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड लोगों में से हैं। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ उनको वो लॉयल फैंस में से हैं, और वो काफी ज्यादा ताकतवर है मेरे लिए। तो इस अंदाज में आप ऑडियंस की बुनियाद पर टारगेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपका बिजनेस है, आपने क्या क्या, आपने एक वीडियो डाली कि 25% जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, एक स्पेसिफिक वीडियो हो सकती है वो, जो भी देख रहा है, मैं सेलेक्ट करता हूँ। मिसाल के तौर पर ई बाजार फेसबुक पेज में मेरी कोई वीडियो मौजूद नहीं है, तो मैं यहाँ पर वीडियो आईडी भी मुझे ध्यान में नहीं है, चलो जो भी होगी, आप उस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उस वीडियो को जब सिलेक्ट कर लेंगे आप, तो फिर आप बताएंगे कि उस स्पेसिफिक वीडियो वो एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। उस वीडियो को सिलेक्ट कर लिया, उसके जो 25% व्यूवर्स हैं, जिन्होंने उस वीडियो को 25% देखा है लास्ट 365 डेज में, उसकी आप ऑडियंस बना सकते हैं। लेकिन 365 डेज रिकमेंडेड नहीं है कि आप इतने लंबा अरसे की तरफ जाएं। आप 30 दिन रख लें, 7 दिन रख लें, 14 दिन रख लें, जितना दिन कम आएंगे उतनी ही आपकी ऑडियंस पावरफुल होगी। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस का साइज भी कम से कम ठीक ठाक हो, यानी कि आपके घर लाखों में व्यूज हैं तो फिर आप 7 दिन पे आ जाएं। वरना अगर आपके 1-2 हज़ार व्यूज हैं तो हो सकता है वो 25% या 50% देख रहे हो लोग, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, यानी कि हमें एक ऑडियंस चाहिए होती है कम से कम 1,000 लोग। ठीक है, तो 25, ये सब आप अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कैंपेन में कैसे देख सकते हैं कि किस पर्सन ने हमारी वीडियो को 25% देख लिया है। जब आप देखेंगे ठीक है ये हमारे 25% वीडियो देखने वालों की तादाद 1,000 से प्लस होगी, 1,000-2,000 होगी है, तो फिर आप उसकी कस्टम ऑडियंस बना के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर कस्टम ऑडियंस नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास कोई वीडियो नहीं है जिसे मैं सिलेक्ट कर सकूं। तो उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, ऑडियंस का नाम सिंपली मैं अपने वीडियो ऑडियंस के हिसाब से रखूंगा। जैसे तो मैं ई बी, और स्पेसिफिक वीडियो का नाम मैं थोड़ा सा हिंट में शामिल कर सकता हूँ, और लास्ट 30 डेज का भी हिंट में रख सकता हूँ, 25% को भी हिंट में रख सकता हूँ। ठीक है, तो आप इस अंदाज में वीडियो की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं मुख्तलिफ परसेंटेज की बुनियाद पे, कितने परसेंट लोगों ने वीडियो को देखी है। ठीक है, ये काफी ज्यादा ताकतवर है पिक्सल के बगैर वालों में। ठीक है, इसके अलावा कस्टम ऑडियंस में मैं दोबारा आता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है फेसबुक पेज का। ठीक है, अब किसी के पास, ये उन लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ जिनकी वेबसाइट नहीं है और वो ई कॉमर्स के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो आप फेसबुक पेज को ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, इस पर नेक्स्ट करें। अच्छा, मैं इस ऑप्शन को अभी आपको कंपेन में भी दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपने ये एनी वाले को खुद याद रख लें, बार बार तकरीबन रिपीट होगा। अब यहाँ पर आपको इवेंट्स रिसीव हो रहे हैं कि इवेंट्स आपके पास 4-5 से ज्यादा है थोड़े, कि एक पीपल हु करंटली लाइक या फॉलो योर पेज, कि कोई भी पर्सन जिसने तुम्हारे पे आपके पेज को लाइक किया हुआ है या फॉलो किया हुआ है। ठीक है, आप उसकी कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। या फिर कोई भी पर्सन पर्सन जिस जो आपके पेज के साथ इंगेज हुआ है, अब वो इंगेजमेंट जो है वो कोई लाइक हो सकती है, शेयर हो सकती है, कमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो सब पेज के साथ इंगेजमेंट मानी जाती है। ठीक है, या फिर ऐसे पर्सन जिसने आपके पेज को विजिट किया हो, वो सब पेज की इंगेजमेंट माना जाएगा। प्लस यहाँ पर एक स्पेसिफिक है एनी वन हु विजिटेड योर पेज, ये सिर्फ वो स्पेसिफिक है कि किसी ने पेज हमारी पोस्ट को लाइक नहीं किया, हमारे पेज को विजिट किया है, उस स्पेसिफिक पर्सन को भी मैं ऐड दिखा सकता हूँ। अब ये चीजें मैं आपको सिर्फ ऑप्शन बता रहा हूँ, ये हर बिजनेस के ऊपर हर ऑप्शन अप्लाई नहीं होता। किसी बिजनेस के लिए कोई एक ऑप्शन पावरफुल होता है, तो आपको वो खुद समझना होगा कि कौन सा मेरे बिजनेस के लिए पावरफुल है। अच्छा, उसके बाद हमें यहाँ ऑप्शन मिला है पीपल हु इंगेज विद एनी पोस्ट या एड। तो ये ऐसे लोगों के लिए जो वेबसाइट नहीं है उनकी, वो एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, उनकी वीडियो भी नहीं है, वो एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। तो आप क्या करें कि ऐसे लोग जो आपके ऐड के साथ इंगेज हुए हैं, यानी कि उसने लाइक किया है, कमेंट किया है, शेयर किया है ऐड के साथ, पोस्ट के साथ, तो आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक जो है ना टाइम पीरियड के अंदर। इसके अलावा किसी भी पर्सन ने आपके कॉन्टेक्ट अस पेज के ऊपर कॉल टू एक्शन के ऊपर क्लिक किया है या शॉप नाउ के ऊपर क्लिक किया है, आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं।
इसके अलावा हमें कुछ और ऑप्शन मिल रहे हैं, पीपल हु सेंड मैसेज टू योर पेज, जिन लोगों ने आपको मैसेज किया है आप उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं। अब ये मैसेज, अब अगर आपने मैसेजिंग कैंपेन चलाई है तो आप डायरेक्ट उन्हें टारगेट कर लें, जिन लोगों ने आपको मैसेज किया था आप उनको रीटारगेट करें और आपकी अपनी ऑफर को शेयर करें और आपको एक अच्छी सेल मिल सकती है बगैर पिक्सल के, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ इसको, तो हमें एक और ऑप्शन मिल रहा है, पीपल हु सेव्ड योर पेज या एनी पेज, एनी पोस्ट, ठीक है। किसी पर्सन ने आपके पेज को सेव किया या तो या आपकी पोस्ट को सेव किया, और ये सेव हो रही होती है, मैं अभी आपको कैंपेन में दिखाऊंगा, सेव हो रही होती है। अब उन लोगों को टारगेट करें क्योंकि ये लोग एक तो आपके कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, आपके पोस्ट को सेव कर रहे हैं, हो सकता है किसी वजह से वो उसी वक्त परचेज नहीं कर पा रहे तो उन्होंने सेव कर लिया, तो अब आप उनको रीटारगेट करके याद दहानी करवा सकते हैं, ठीक है जी भाई परचेज कर ले, ठीक है, तो वो परचेज काफी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चीजें आप जहन में रखें, ये ऑडियंस आप बगैर पिक्सल के कर सकते हैं और ये काफी ताकतवर ऑडियंसेस हैं। अब इनमें से किसी एक को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पर इस एक को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख लें कि ये जो ऑडियंस सिलेक्ट हो गई हमारी, इसमें से मैं इंक्लूड और एक्सक्लूड कर सकता हूँ। इसके अलावा ऑडियंस का नाम सिंपल है, आप उसको सिलेक्ट करें और डाल दें। तो अब ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि आपने अगर पिक्सल नहीं है तो भी आप काफ़ी ताकतवर मार्केटिंग कर सकते हैं मुख्तलिफ कस्टम ऑडियंसेस बना के, ठीक है। तो ये ऑडियंसेस मैंने आपको 3 बताई हैं, बाकी आप जो है ना एक्सप्लोर करें इसमें क्या क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे सकता हूँ, लेकिन आप इंस्टाग्राम अकाउंट सेम फेसबुक पेज की तरह काम करेगा, जितने ऑप्शन आपको फेसबुक पेज में मिले हैं उतने इंस्टाग्राम अकाउंट में भी मिल जाएंगे। तो बाकी आप खुद एक्सप्लोर करें, काफ़ी ज़्यादा ताकतवर जो है ना चीज़ है। इसमें से ये जो ऑप्शन है काफ़ी सारी, सिर्फ बगैर पिक्सल के भी आप टारगेट कर सकते हैं, यानी कि रीटारगेटिंग कर सकते हैं, और ये रीटारगेटिंग काफ़ी पावरफुल होती है किसी भी ई कॉमर्स ब्रांड के लिए या किसी भी ब्रांड के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ से आपने पहले कस्टम ऑडियंस बनाएंगे, ये कस्टम ऑडियंस एक छोटी सी और लिमिटेड ऑडियंस होगी, ठीक है। तो अब इस लिमिटेड ऑडियंस को हम यूज करते हुए लोकल लाइक ऑडियंस बनाते हैं। लोकल लाइक ऑडियंस ऐसी ऑडियंस होती है जो इसको हम एक ओरिजिन देते हैं, एक बुनियाद देते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ये 30 डेज विजिटर वाली बुनियाद दी, अब उसकी बुनियाद पे फेसबुक डाटा को मैच करेगा। मिसाल के तौर पर ये इसमें 1000 लोग थे, अब उन 1000 की जो जो इंटरेस्ट थे, बिहेवियर थी, डेमोग्राफिक्स थी, एज ग्रुप था, जब जो सब कुछ था उन सबको मैच करेगा फेसबुक, उसकी लोकल लाइक उससे मिलते जुलते लोगों को लेके आएगा। मिसाल के तौर पर मैंने क्रिएट कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करता हूँ और लुक अलाइक ऑडियंस पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर पहले तो हमें लुक अलाइक ऑडियंस का सोर्स बताना है जो कि कस्टम ऑडियंस होती है हमारी, ठीक है। तो इस वक्त हमारे पास 2 सोर्स हैं, एक है ये वैल्यू बेस्ड सोर्स, यानी कि ये एक किस्म का आपके पिक्सल या कैटलॉग की बुनियादों पर होता है कि आप डायरेक्ट उसके लोगों को टारगेट कर रहे होते हैं। दूसरा हमारे अदर सोर्सेज में आऊंगा तो ये हमारी कस्टम ऑडियंसेस और पेजेस वगैरह होंगे। तो ये हमारी कस्टम ऑडियंस है ई बी वाली, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब ये हमारा सोर्स है जिसकी बुनियाद पर लुक अलाइक ऑडियंस जो है ना क्रिएट होगी। यहाँ से मैं न्यू सोर्स खुद ही कस्टम ऑडियंस वगैरह बना सकता हूँ, लेकिन इसको आप रहने दें, हम खुद मैनुअली बनाइए। उसके बाद हम लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, मिसाल के तौर पर मैंने कहा पाकिस्तान, आप कोई भी कंट्री कर सकते हैं जिसकी भी आप टारगेटिंग कर रहे हैं। अब क्या होगा कि इसको बुनियाद को देखते हुए, इस लोकेशन को देखते हुए वो 1% लोगों को लेके आएगा, ठीक है। इस वक्त जो पाकिस्तान में फेसबुक यूजर है वो है तकरीबन 60 मिलियन मेरे ख्याल से, ठीक है। तो 60 मिलियन जो लोग हैं उसका 1% बनता है 600 के, यानी कि 600,000, यानी कि समझ लो 6 लाख लोग। तो उसका अब ये 1% है, ओवरऑल जितनी भी टारगेटिंग होगी 60 मिलियन है, उसका 1% बनता है 60 लाख, ठीक है। तो 60 लाख नहीं, सॉरी 6 लाख, यानी कि, तो अब उसको उसने यहाँ पर डाल दिया। तो अब यहाँ पर ये 1% है, यहाँ से हम 10% तक टारगेटिंग कर सकते हैं। मैं जैसे बढ़ाऊंगा, अब देखें ये 6 मिलियन पे पहुंच गया है, 60 मिलियन का 10% 6 मिलियन होगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे जितने ज्यादा हम आगे तक जाएंगे हमारी ऑडियंस कमजोर होगी, थोड़ी ब्रॉड होगी, जितना हम कम आएंगे हमारी ऑडियंस स्पेसिफिक होगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें, परचेजर आपने टारगेट कर रहे हैं, 1000 परचेजर आपके पास हो गए, आपने उसकी कस्टम ऑडियंस बनाई, उसकी लोकल लाइक ऑडियंस बनाई और आप टारगेट कर रहे हैं, तो ये 1% है, ये स्ट्रॉन्ग ऑडियंस है, ठीक है, लेकिन ये नैरो है काफी। तो अब मैं 2% कर देता हूँ, तो ये 1.3 मिलियन है, ठीक ठाक ऑडियंस है ये, आप इसको टारगेट कर सकते हैं। अब लुक अलाइक ऑडियंस बना रहे हैं, इसके अंदर अब आपको नेम क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं मिलता, ठीक है, कि आप नेम सेलेक्ट कर सकें। नेम क्या होगा, अब इसको और लुक अलाइक को वो सिलेक्ट करके खुद एक नाम दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि मैं एक ही साथ डायरेक्ट 6 डिफरेंट लुक अलाइक ऑडियंसेस बना सकता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान में रखें इसकी वजह क्या होती है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर इस वक्त 2 सेलेक्ट करता हूँ,
अब यहाँ देखें कि मैंने जो सिलेक्ट की, अब इसके अंदर ये है एक सिंपल लुक अलाइक ऑडियंस। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये 0 से 1% लोगों को टारगेट कर रहा है, और ये 1% से लेकर 2% लोगों को टारगेट कर रही है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर बढ़ा दिया। मैंने कहा ये एक स्पेसिफिक टारगेट को कर लेता हूँ, प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक की ऑडियंस को भी मैं कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ओवरलैप ना हो इस वजह से मैंने ऐसा बनाई है। ठीक है, ओवरलैप ना हो इसलिए मैंने ऐसी बनाई है। मैं इसको तीसरी ऑडियंस डालता हूँ, एक बात है, तो मैं वो भी डाल सकता हूँ, कम ज़्यादा मैं कर सकता हूँ अपने मुताबिक। तो अब ये एक स्पेसिफिक ऑडियंस है, अगर मैं इसका ऐड चला रहा हूँ तो वो कम से कम इससे ओवरलैप नहीं होगी, क्योंकि वो इस ऑडियंस से बाहर जाके ऑडियंस बना रही है। ये 1% लोग हैं, ठीक है, इसमें मतलब टॉप 1% लोग हैं आपकी ऑडियंस से मैच करते हुए, और ये 1% से लेकर 3% लोग हैं, और ये 3% लेकर 6% लोग हैं। ठीक है, तो आप डिफरेंट टाइप की लुक अलाइक ऑडियंसेस बना सकते हैं फेसबुक एड्स के अंदर, और उनको टारगेट करके चेक कर लें, आप जो भी परफॉर्म बेस्ट कर रही है आप उसको यूज कर लें। तो मैंने ये सोर्स सेलेक्ट किया, मैंने सिंपली क्रिएट ऑडियंस कर दी, तो ये नाम खुद ही सिलेक्ट करेगा और वो भी आपके सामने आ जाएंगे। अब उसने नाम क्या सिलेक्ट कर लिया, लुक अलाइक पी के 1%, पी की लोकेशन आ गई, 1% आ गई, और ये आपकी ऑडियंस का सोर्स आ गया। इस अंदाज में आपकी लुक अलाइक ऑडियंस बन गई। तो कस्टम ऑडियंस पावरफुल होती है, उससे हम लुक अलाइक ऑडियंस बनाते हैं, और एक किस्म की ये हमें इंटरेस्ट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, और हमें एक और सोर्स मिल गया। अब मैं आपको सेव्ड ऑडियंस का तरीका बताता हूँ कि अब आपने क्या किया, इस एक ऑडियंस को सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, दो ऑडियंस सिलेक्ट किया आपने। यहाँ पर आपको ऑप्शन, एक तो ओवरलैप भी चेक कर सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। दूसरा हम अब सेव ऑडियंस भी बनाना सीखते हैं। मैंने क्लिक किया इसके ऊपर और सेव ऑडियंस पे आ गया। अब यहाँ पर आप देखें, ये सारे आपको वो कूल्ड ऑडियंस का ऑप्शन भी दे रहा है, ठीक है, जो हमने अभी कूल्ड ऑडियंस इंटरेस्ट वगैरह देख किया है, ये सब आप कंपेन के अंदर भी सेव ऑडियंस बना सकते हैं। अभी सेव ऑडियंस का फायदा क्या है, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये टेम्पलेट है हमारा, ठीक है, ये हमारा टेम्पलेट है। अब हमें एक स्पेसिफिक डेमोग्राफिक पता है, एज ग्रुप पता है, जेंडर पता है, प्राइम वगैरह वगैरह सब पता है। अब मैंने क्या किया, उसका एक ग्रुप बना लिया, एक ऑडियंस बनाई, उसका जो नाम मैंने यहाँ पर, हमें नाम का ऑप्शन देते हैं, आपने नाम रखा है टारगेट ऑडियंस का, वो नाम कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैंने अपना नाम रख दिया एक, उसके ऊपर ऑडियंस का नाम हसनैन, ठीक है। अब मैं इसका मुराद ले रहा हूँ कि हसनैन यानी कि मेरे अपने पेज के लिए है, ठीक है। तो अब मैंने ऑडियंस बनाई, मैंने उसको सेव कर दिया। अब मैं डायरेक्ट आऊंगा, अगली बार कभी ऐड चलाना है, मैंने उस ऑडियंस को डायरेक्ट सेव ऑडियंस को सेव सिलेक्ट करूंगा, और मेरी जो है ना सिंपली कंपेन चला दूंगा ना। मैं उसमें एज ग्रुप सेलेक्ट करूंगा, जेंडर, लोकेशन वगैरह कुछ भी सेलेक्ट करने की मुझे टेंशन नहीं होगी, क्योंकि मैंने एक बार सेलेक्ट करके रख चुका हूँ। मैं वापस आता हूँ। अब यहाँ पर अब आप ऑडियंस का नाम दे सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं जैसे मैंने कहा अभी वैसे कर लेता हूँ, ठीक है। कस्टम ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस और कस्टम जितने भी ऑडियंसेज है, आप उस सब की बुनियादों पे उन सबको ऐड कर सकते हैं, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं। आप लोकेशन डाल सकते हैं, एज ग्रुप, जेंडर डाल सकते हैं, और यहाँ पर मैंने कहा जी, मैंने कहा ये कि ये फ्रीलांसिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, चलो। अब मेरे ये एक ऑडियंस तैयार है, ठीक है। जो भी है वो जाहिर सी बात है आपको खुद को पता होगा कि आपने कौन सी ऑडियंसेस डालनी है। तो डालने के बाद आप नीचे आएंगे, और इसमें से अगर आप नैरो डाउन करना चाहें तो नैरो डाउन कर लें, ना करना चाहें तो क्रिएट का सेव्ड ऑडियंस पे क्लिक कर दें। अब ये मेरी एक ऑडियंस हसनैन के नाम से सेव हो गई, जो मैं सिंपली अब सिलेक्ट करूंगा और मेरी ऑडियंस ऐड कैंपेन तैयार हो जाएगी। तो इस कस्टम ऑडियंसेस, लुक अलाइक और सेव ऑडियंसेस को आपने लाजमी एक्सप्लोर करना है। कस्टम और लुक अलाइक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको लाजमी जो है ना एक्सप्लोर करें। मैं वापस एड्स मैनेजर में आ जाता हूँ। अच्छा, इसके अंदर अगर आपको कोई सवाल है तो आप वो मुझसे कर लें, ठीक है। इतने फिर हम आगे की तरफ जाते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पर एक चीज़ रह गई है, तो मैं इस कैंपेन में आपको लास्ट चीज़ बताता हूँ, और वो पहले मैंने नहीं बताई, इसकी वजह क्या है वो भी बता देता हूँ। एड सेट में आ जाते हैं हम वापस, और हम ऑडियंस सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पर आपको ऑडियंस सेक्शन में एक और ऑप्शन मिलेगा, ये शो मोर को कर दो। सो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रहा। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने खिचड़ी पका दी है, लेकिन यहाँ पर एक और ऑप्शन जो है ना आता है, लेकिन वो शायद अब वो रिमूव हो गया। ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अपडेट लेके आ रहा है। लेकिन अगर आपको किसी और कंपेन में किसी और ऑब्जेक्टिव में नज़र आता है कनेक्शन के नाम से, ठीक है, तो कनेक्शन के नाम से अगर आपको जो है ना ऑप्शन नज़र आता है,
तो याद रखें कि वो कनेक्शन के नाम से जो ऑप्शन है वो सेम ऐसे ही है जैसे हमने फेसबुक की पेज को सिलेक्ट करते हुए कस्टम ऑडियंस बनाई है, ठीक है। उसमें आपको वही सब डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, 5-6 जो कि हमने अभी कस्टम ऑडियंस में देखे। तो आप अगर डायरेक्ट उस कनेक्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपकी जो कस्टम ऑडियंस है और लुक लाइक ऑडियंस है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो आप उससे यहाँ से डायरेक्ट जो है ना कंपेन चला सकते हैं। तो मैं एक नई कंपेन बना के देखता हूँ कि नई कंपेन के अंदर मुझे, सॉरी, कंपेन में आता हूँ, उसके बाद क्रिएट करता हूँ, क्योंकि कभी कभार जो है मैं इस वक्त ट्रैफिक सेलेक्ट कर लेता हूँ, चीज़ें सामने होती है और हम छोटी सी जल्दबाजी की वजह से गलती कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पर न्यू ट्रैप आता हूँ और ऑडियंस सेक्शन में कनेक्शन को देखता हूँ, ठीक है। कनेक्शन नज़र नहीं आ रहे जो कि आने चाहिए थे, लेकिन हम यहाँ देखें, यहाँ पर सेव्ड ऑडियंस में मुझे वो ऑडियंस नज़र आ रही है। मैं इस पर क्लिक करूंगा, मुझे सारी ऑडियंस वो खुद ही सिलेक्ट कर लेगा। अब मुझे और ऑडियंस को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको कनेक्शन शो होते हैं तो आप यहाँ पर कनेक्शन को ट्राई कर सकते हैं, सेम वो कस्टम ऑडियंस की तरह के ही होंगे। अच्छा, अब यहाँ देखें, हमारी कंपेन की ऑडियंस टारगेटिंग हमने देख ली और कस्टम ऑडियंसेस वगैरह भी देख ली, और वो काफ़ी पावरफुल हैं, इसको आपने लाजमी याद रखना है। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो मैट्रिक्स हैं और जो चीज़ें हैं, फंक्शन है थोड़े से, वो मैं बताना चाहता हूँ। एक, अगर आप किसी कंपेन को या स्पेसिफिक एड सेट को जो है ना डुप्लीकेट करना चाहें तो यहाँ पर आपको डुप्लीकेट का ऑप्शन मिलता है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा एक, इस एड सेट को अगर आप डुप्लीकेट कर रहे हैं वो उसी ओरिजिनल कंपेन में आपने डुप्लीकेट करना है या किसी और कंपेन में करना है। अगर आपने उसी कंपेन में डुप्लीकेट करना है तो आप सिंपली डुप्लीकेट पे जाएं, यहाँ पर कॉपीज, नंबर ऑफ कॉपीज सेलेक्ट कर लें जितनी दफ़ा भी आपने डुप्लीकेट करना है, और डुप्लीकेट कर लें। फिर आपको सारी वही सारी ऑप्शन नजर आएंगे जो आप पहले कर चुके हैं। आपने उसको जो चेंज करना है वो चेंज करें और अपनी कंपेन को लॉन्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप एग्जिस्टिंग कंपेन में आते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन ये मिलता है कि ठीक है, वो उसी ओरिजिनल कंपेन में तो नहीं कर रहा आप, लेकिन हो सकता है वो कोई दूसरी कंपेन हो जो ऑलरेडी मौजूद है आपके एड मैनेजर के अंदर, तो आप वहां से उस ऑडियंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर न्यू ट्रैफिक के बजाय मैंने इसको कहा जी सेल्स कंपेन, न्यू सेल्स कंपेन में ऑलरेडी है, न्यू ट्रैफिक ये सेल्स कंपेन का हिस्सा होगी। न्यू ट्रैफिक कंपेन को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अभी ये उस कंपेन में बनेगी लेकिन ऑलरेडी मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा मैं न्यू कंपेन भी क्रिएट कर सकता हूँ। इसके साथ साथ मैं ए बी टेस्टिंग के लिए भी इसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है, डुप्लीकेट के लिए। तो ये डुप्लीकेट हो रहा होगा लेकिन ए बी टेस्टिंग हो रही होगी। मैं इसको कैंसिल करता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप सारे के सारे एड सेट को एक साथ एडिट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने लाजमी एक्सप्लोर करनी है, कभी कभार हमारा टाइम बचा जाती है। साथ में आप इसको आपने सेलेक्ट किया एक ऑडियंस को, तो अब यहाँ पर ध्यान रखें, आप इस एडिट पे क्लिक करें, आप काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। इसके स्टार्ट डेट, एंड डेट को सेट कर सकते हैं, और भी डिफरेंट चीज़ों को आप सेट कर सकते हैं यहाँ पर, या आप वन बाय वन एक्सप्लोर करें। टर्न ऑफ वगैरह का ऑप्शन मिलता है, सिंपली यहाँ से टर्न ऑफ भी कर सकते हैं और वहाँ से जाके भी कर सकते हैं। डुप्लीकेट के अंदर भी आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, कॉपी का भी मिलता है, फिर जब आप पेस्ट करना चाहेंगे तो आप पेस्ट भी कर सकते हैं। मिसाल तो मैंने इसे कॉपी कर लिया, ठीक है। मैं दोबारा इधर आऊंगा तो मुझे पेस्ट कर सकूंगा। जब मैं पेस्ट करूंगा तो ये वापस से इसी को कॉपी करके हमारे एड मैनेजर में एक कॉपी सी बना देगा, यानी कि डुप्लीकेट सी बना देगा। तो मैं फिलहाल इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये डुप्लीकेट बन गई है। तो डुप्लीकेट से मैं टैग बना लूँ कॉपी पेस्ट करने के बजाय, तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन इसका फायदा ये होता है कि आपने एक कंपेन से कॉपी किया और दूसरी कंपेन में आके पेस्ट कर दिया, अगर आपको कॉम्प्लिकेशन से बचना है, ठीक है। वरना आप डायरेक्ट एग्जिस्टिंग कंपेन को सिलेक्ट करें और एक ही झटके में एक कंपेन से दूसरी कंपेन में पहुंच जाएगी ऑडियंस। मैं फिलहाल इसे सिलेक्ट करता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आपको और ऑप्शन मिल रहे हैं, ये आपको कॉपीड आइटम्स के बारे में दिखाएगा कि क्या चीज़ें कॉपी हुई हैं। इसके अलावा डिस्कार्ड, आप ड्राफ्ट में डाल सकते हैं, अपने कंपेन को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपको सेव ऑडियंस, इसके ऑडियंस को सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी इस कंपेन के सारे रिजल्ट को। इसके अलावा आप रूल्स सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रूल्स हम बात नहीं कर रहे इस कंपेन के लिए। साथ में हम आपको एक, अच्छा, ये सब जो है ना आपको छोटे बड़े सूरत में, क्योंकि मैंने इसकी जूम आउट किया हुआ था इसलिए हमें नजर आ रहा है, तो आपको हो सकता है इस सेक्शन में इस अंदाज में भी नजर आए। अगर आपकी स्किन बड़ी है तो फिर आप उस सूरत में आपको जैसे अभी पहले नजर आ रहे थे वैसे भी नजर आ सकता है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, परफॉर्मेंस कॉलम, ब्रेकडाउन और रिपोर्ट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं वापस आता हूँ कि अब हर कंपेन के अंदर आप अगर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर दो ट्रैफिक कैंपेन है हमारी, दो सेल है, इसलिए हमें डिफरेंट दोनों की वजह से नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको सेल ऑप्शन होगी सिर्फ, तो उसकी परफॉर्मेंस में आपको रिजल्ट मिलेगा, परचेज वाला मिलेगा, कॉस्ट पर रिजल्ट और दूसरी चीजें मिल सकती हैं। ये सारी मैट्रिक्स हैं जो आपने जहन में रखनी है। रिजल्ट से मुराद, यहाँ पर आपको रिजल्ट शो होगा जो भी आपने ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया है। वो सेल की ऑब्जेक्टिव हो सकती है, तो यहाँ पर परचेजेस की रिजल्ट शो हो रहे होंगे, वो लीड हो सकती है, वो पेज लाइक हो सकती है, वो वीडियो व्यूज हो सकते हैं। तो जो भी रिजल्ट होगा वो आपको यहाँ पर शो होगा। जो रीच है वो ऐसे पीपल होते हैं, यानी कि अब 1,000 लोगों को दिखा है एड, किसी को 2 बार दिखा है, किसी को 3 बार दिखा है, लेकिन रीच वो 1,000 ही मानी जाएगी। और इम्प्रेशंस जो होते हैं वो अगर 1,000 लोगों तक रीच पहुंची है, तो वो हमेशा इम्प्रेशंस रीच से ज्यादा ही होते हैं। कि किसी पर्सन को 2 दफा आपका ऐड दिख गया, किसी को 3 दफा दिख गया, तो वो आपके हो सकता है, अगर 1,000 लोगों को रीच है तो 1,300 1,400 या 1,500 इम्प्रेशंस भी हो सकते हैं। इसके अलावा कॉस्ट पर रिजल्ट से मुराद ये होगी कि जो आपको रिजल्ट नजर आ रहा है उसकी पर हर रिजल्ट के ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है, यानी कि कॉस्ट पर रिजल्ट कितनी है। आपको 10 रिजल्ट मिले हैं, 1,000 रुपये खर्च हुए हैं, इसका मतलब है पर जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो 100 रुपये। तो यहाँ पर आपको वो मैट्रिक शो करवा रहा होगा कि आपको हर सेल पे कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। टोटल अमाउंट जो स्पेंड होगी वो भी यहाँ आप यहाँ पर आपको शो होगी, और डिफरेंट आपको मैट्रिक यहाँ पर शो हो रही है। लेकिन ये सब एक लिमिटेशन के साथ शो हो रही है, जो कि यहाँ परफॉर्मेंस में, क्योंकि यहाँ पर परफॉर्मेंस सिलेक्ट है इसलिए आपको एक लिमिटेशन शो हो रही है। अब आप इस कॉलम को सिलेक्ट करें तो आप इसके अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप वीडियो चाहते हैं, ये बने बनाए समझो टेम्पलेट्स हैं जो कि बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं। तो अब यहाँ पर मैंने वीडियो एंगेजमेंट को सिलेक्ट किया। अभी वीडियो पर्सन के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको यहाँ पर चल जाएगा कि आपको टोटल व्यूज कितने मिले हैं। ठीक है, 2 स्क्रीन व्यूज कितने हैं, 3 स्क्रीन व्यूज कितने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पता चलेगा 25% लोग कितने, अगर ये 1,000 2,000 से क्रॉस कर गए तो आप 25% की को जो है ना और कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। और इसी तरह से आप 95% 100% वीडियो प्ले सब कुछ आपको यहाँ पर ट्रैफिक यानी कि नजर आ रही होंगी ऑप्शन सारे। ये सारे मैट्रिक्स हैं जो कि आपकी मदद करेंगे समझने में आपकी कंपनी कामयाबी की तरफ जा रही है या नाकामी की तरफ जा रही है। तो ये हर ऑब्जेक्टिव की डिफरेंट मैट्रिक्स होती है, तो मैं आपको कोई स्पेसिफिक मैट्रिक नहीं बता रहा यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर ये बने बनाए टेम्पलेट से मदद ले सकते हैं जो भी आपके लिए परफेक्ट बैठे। इसके साथ साथ आप अपना खुद का कस्टम कॉलम भी बना सकते हैं। तो हम ज़्यादातर कस्टम कॉलम बना के रख लेते हैं। तो अब एक कस्टम कॉलम पे मैंने क्लिक किया। अभी हमें सारी की सारी जितने भी मैट्रिक्स हैं सारे हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब इनमें से चंद हम सिलेक्ट कर लेते हैं वन बाय वन, और हम उसको अपने कॉलम में ऐड कर लेते हैं। लेकिन इस वक्त हमारा जो कॉलम है वो वीडियो व्यूज सिलेक्ट है, तो मैं से परफॉर्मेंस बाय डिफॉल्ट आ जाता हूँ। उसके बाद में कस्टम कॉलम में कस्टमाइज कॉलम में वापस आता हूँ। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये कस्टम चंद चीजें मौजूद हैं। ठीक है, अब इसमें हम कुछ एडिशन करते हैं ई कॉमर्स प्रोडक्ट के लिए खास तौर पर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड इवेंट्स में आया, या फिर उससे पहले मैं, हमें जो चीज़ें चाहिए होती है वो CTR हो सकता है हमारा, क्लिक थ्रू रेट हो सकता है। ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक CPC हो सकता है। तो मैं पहले क्लिक में आ जाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिंक क्लिक डाला, ऐड किया, उसके बाद मैंने CTR डाल दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मुझे CPC थोड़ा सा नीचे आता हूँ, तो मुझे यहाँ पर CPC नजर आ रहा है। यहाँ पर कॉस्ट पर लिंक क्लिक का ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, इसको आप क्लिक कर दें। यूनिक लिंक क्लिक थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसको ना छेड़े, इसके ऊपर आप क्लिक करें। ये हमने 3 ऐड कर लिए। उसके बाद मैं स्टैंडर्ड इवेंट में आ जाता हूँ। स्टैंडर्ड इवेंट ऐसे होंगे जो पिक्सल से रिलेटेड या डिफरेंट चीजें होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऐड टू कार्ट को डाला। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे आता हूँ, तो मुझे कंटेंट व्यूज को डाल देता हूँ मैं। ये चेकआउट इनिशिएटेड को डाल देता हूँ मैं। ये मैं ई कॉमर्स के प्रोडक्ट के लिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद में मुझे कुछ और ऑप्शन मिल सकते हैं, वो है परचेजेस का। दूसरा परचेजेस की ROAS यानी कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड, इसको भी मैंने डाल देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे कोई खास और ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर बस एक चीज़ आप और डालेंगे, वो अक्सर मुझे मुश्किल से मिलती है, तो मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। वो है आपका पेज व्यूज, लैंडिंग पेज व्यू, इसको डाल देते हैं हम। ठीक है, अब ये सारे हमारे कॉलम में शामिल हो गए हैं। हमारे कॉलम में वो शामिल हो गए हैं लेकिन नजर नहीं आ रहे। वाह, अमेजिंग।
ठीक है, अब ये आ गया है, दोबारा से मेहनत करवा रहे हैं मुझसे, साथ साथ देखता जाता हूँ, पहले मैंने नहीं देखा था। कंटेंट व्यूज, मैंने सबका आपको फर्क बताऊंगा, लाजमी टेंशन नहीं लेनी आपने। परचेजेस और आरओएस, तो ये मैंने कुछ ऑप्शन डाल दिए हैं। अब इसमें से देखें कि मैंने ऐड टू कार्ट पेज को, वैसे वेबसाइट ऐड टू कार्ट और मीटा ऐड टू कार्ट इनको निकाल देता हूँ, सिंपल ऐड टू कार्ट चाहिए मुझे, ठीक है। वरना यहाँ पर ये वेबसाइट ऐड टू कार्ट, जाहिर सी बात है जो एक ऐड टू कार्ट है वो वेबसाइट के ऊपर ही हो रहा है, और जो ये मीटा की यानी कि आपकी शॉप के ऊपर ऐड टू कार्ट हो रहा है उसको भी दिखा रहा होगा, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया। इसी तरह से इधर से भी रिमूव किया, कंटेंट व्यूज से भी इसको रिमूव किया, इन सारे ऑप्शनों को, इसमें से भी। उसके बाद आरओएस के अंदर से भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ये सिंपल सिंपल आपने रखना है। इसके अलावा यहाँ पर उसने सीपीसी को निकाल दिया है, तो मैं सीपीसी को भी डालता हूँ, कॉस्ट पर लिंक। इसके अलावा सीटीआर को भी मैं सर्च करके डाल लेता हूँ, मेहनत करने के बजाय। ठीक है, तो ये मैंने कुछ और डाल दिया ऑप्शन। अब यहाँ से आप इसकी उनकी पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं सीपीसी को टॉप की तरफ ले जाता हूँ कि कॉस्ट पर क्लिक मुझे कितनी पड़ रही है, मुझे पता चल जाए। तो टोटल लिंक क्लिक कितने हैं ये भी मुझे पता होना चाहिए, तो मैं लिंक क्लिक को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद इसका फ़ायदा क्या है, मैं सारे आपको एंड में बताने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेनी आपने। जो एंड तक मौजूद रहेगा इंशाल्लाह उसको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा, जो बाद में आके देखेंगे उसको भी इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा। तो ये मैंने कुछ कॉलम्स डाल दिए, उनको एडजस्ट भी कर लिया, इनको मैंने खुद टॉप पे रखा है, इसकी वजह मैं बताता हूँ। अब मैंने सिंपली इसको अप्लाई कर दिया, तो अब मेरे पास एक अपने खुद का एक कस्टम कॉलम मौजूद है। अब आप देखें कि मुझे पता चल गया मुझे कितने रिजल्ट आए, इंप्रेशन और रीच और टोटल अमाउंट स्पेंड, कॉस्ट पर रिजल्ट सब पता चल गया। लेकिन अब मुझे कुछ और चीज़ें चाहिए कि टोटल कितने लिंक पे क्लिक हुआ है हमारे, ठीक है, हमारे कॉल टू एक्शन शॉप नाउ पे कितने लोगों ने क्लिक किया है। ठीक है, उसके बाद मुझे पता होना चाहिए कॉस्ट पर लिंक क्लिक मुझे कितना पड़ा है, फिर कॉस्ट इसका लिंक थ्रू का जो क्लिक थ्रू रेट है वो कितना है। ये सब हमें जब अपने एडवर्टाइजिंग की लास्ट सेक्शन में पहुंचेंगे, जहाँ पर हम कंपेन बनाना सब कुछ सीखे रहे होंगे, यानी कि कंपेन लॉन्च करना और डिफरेंट प्लानिंग वगैरह, वो उस वक्त आपको समझ में आएगी ये बात। तो CTCR कितना है हमारा, एक क्लिक पे कितने परसेंट, यानी कि अगर 1000 लोगों को ऐड दिखाए तो कितने परसेंट लोगों ने उस पर क्लिक किया है। क्लिक थ्रू रेट इसलिए कहा जाता है इसे। तो मैंने सॉरी यहाँ पर लिंक क्लिक थ्रू रेट डाल दिया, ये चीज़ सही नहीं है, इसको मैं वापस जाके चेंज कर सकता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं लैंडिंग पेज व्यूज है, मिसाल के तौर पर मैंने जैसे कहा कि 1000 लोगों ने लिंक पे क्लिक किया और 500 लोग आए, इसका मतलब है आपका 50% लैंडिंग पेज का जो है ना कन्वर्जन रेट है, कि 50% बगैर आपकी वेबसाइट को विजिट करे ही जा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ क्लिक तो कर रहे हैं लेकिन विजिट नहीं कर रहे, तो समझ लो कि पैसे काफी सारे जाया हो रहे हैं। इसकी वजह आपकी वेबसाइट की स्पीड भी हो सकती है स्लो होने का। उसके बाद हमें पता होगा कितने लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया, कितनों ने इनिशिएट चेकआउट तक गए। ठीक है, अब ये कंटेंट व्यूज का थोड़ा सा एंगल खराब रह गया, इसको भी मैंने पेज व्यू के साथ ही रखना था। कंटेंट व्यू ये होता है कि मिसाल के तौर पर हमारी एक वेबसाइट है, मेन वेबसाइट है, उसके बाद हमारा एक प्रोडक्ट पेज है, तो हम क्या करते हैं उस प्रोडक्ट पेज को कंटेंट व्यूज में डाल देते हैं इवेंट में। तो वो कंटेंट व्यू होता है कि हमारे कंटेंट को देखा है। एक पेज व्यू है जो कि हमारी वेबसाइट पे किसी भी पेज को विजिट कर लेता है तो वो पेज व्यू में माना जाएगा। और कंटेंट व्यू एक स्पेसिफिक कोई भी वो प्रोडक्ट पेज हो सकता है या फिर वो कोई ब्लॉग हो सकता है, वो कंटेंट व्यूज होगा। तो लैंडिंग पेज व्यूज और कंटेंट व्यूज में हल्का 19-20 का फर्क होता है। उसके बाद कितनी टोटल परचेज आई है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आरओएस कितना है। और ये आरओएस का नाम आपको बहुत ज्यादा सुनाई देगा एडवर्टाइजिंग की इंडस्ट्री के अंदर, कि भाई हम जितने पैसे खर्च कर रहे हैं, 1000 रुपये लगाए तो हमें कितना रिटर्न मिला है एड के ऊपर। मिसाल के ऊपर 1000 रुपये लगाए और 3000 वापस आपको सेल मिली है, रिकॉर्डेड यानी कि जो ट्रैक हुई है, तो इसका मतलब आपका ROS 3x है। तो ये चीज़ें वो बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो हमें वो सब खुद ही पता होंगे वो कितना हमें मिल रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं, बाकी हम इन मैट्रिक्स के बारे में और डिटेल में अपने आने वाले लेसन में देखेंगे। तो ये कॉलम्स है, आप अपने मर्जी के मुताबिक इनको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ब्रेक डाउन में आ जाएं, तो ये ब्रेक डाउन आपके समझ लो ऑडियंसेस को, आपकी जो ये टारगेटिंग ऑडियंस है उसको ब्रेक डाउन करेगा। अच्छा, एक चीज़ इससे पहले मैं ऐड के सेक्शन में आता हूँ, यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगी वो, ठीक है। ऐड के सेक्शन में यानी कि जो आपकी क्रिएटिव का सेक्शन है उसमें नजर आएगी। तो यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट अहम चीजें नजर आएंगी। एक क्वालिटी रैंकिंग, जब मैंने आपको कहा था ऑक्शंस के सिस्टम में, तो ये तीनों मैटर करती है ऑक्शंस में आपको एक अच्छी जो है ना प्राइस दिलाने में। यानी कि अगर आपकी ये तीनों चीजें अच्छी हैं तो इसका मतलब है आपकी कॉस्ट काफी कम आएगी, रिजल्ट ज्यादा आएगा।
कभी कभार ये गलत भी साबित हो जाती है, लेकिन क्योंकि इन्हीं की बुनियादों पर फेसबुक डिसाइड करता है कि आपको ऐड दिखाना है या नहीं दिखाना, और उसके पैसे कम लेने हैं या ज़्यादा लेना है। अगर ये तीनों आपके अच्छे हैं फेसबुक के मुताबिक, तो आपको कम से कम कॉस्ट कम आ रही होगी। रिजल्ट आ रहे नहीं आ रहे, ये फेसबुक पे मैटर नहीं करता। तो क्वालिटी रैंकिंग बताता है कि आपकी जो ऐड है वो उसकी क्वालिटी कितनी है, उसकी अच्छी क्वालिटी को वो चेक करने की कोशिश करता है लोगों की जो पोस्ट पे क्लिक कर रहे हैं उसके एक्सपीरियंस को देखते हुए। ठीक है, उसके बाद इंगेजमेंट रेट देखेगा कि लोग लाइक कर रहे हैं, उस पर कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो उसकी इंगेजमेंट का रेट कितना है, ठीक है, उसको वो चेक करेगा। इसके अलावा कन्वर्जन रेट रैंकिंग को वो चेक करेगा, यानी कि अब किसी ने पर्सन ने आपकी शॉप नाउ बटन में क्लिक किया और कितने परसेंट लोग कन्वर्ट हो रहे हैं वगैरह वगैरह, उसके चांसेस को अंगेज यानी कि एक अंदाजा लगाएगा। फिर बेशक आपकी एक दो सेल ही आ रही हो तो वो अंदाजे पे पहुंच जाएगा, ठीक है, इसका कन्वर्जन रेट इतना है, तो उसको जहन में रखते हुए वो आपको एक रैंकिंग देगा बाकियों की निस्बत। तो इसकी जो रैंकिंग का तरीका होता है वो होता है कि अबव एवरेज, बिलो एवरेज, इस तरह के हिसाब से वो देता है, या फिर सिर्फ एवरेज। ये तीन उसके रैंकिंग के मतलब कीज हैं, अबव एवरेज, बिलो एवरेज और एवरेज। तो अगर आपको अबव एवरेज मिल रहा है, इसका मतलब है कि आपका एड का जो क्रिएटिव है वो काफी स्ट्रांग है। तो मैं वापस से एड सेट में आ जाता हूँ। यहाँ पर ब्रेक डाउन में आप एक किस्म की अपनी ऑडियंस को, अपने इस एड सेट को ब्रेक डाउन कर सकते हैं टाइम की बुनियादों पर, डिलीवरी की बुनियादों पर और एक्शन की बुनियादों पर। इसके अंदर डिलीवरी काफ़ी पावरफुल होती है। मिसाल के तौर पर आपको 100 सेल हुई है एक स्पेसिफिक एड सेट के अंदर, अब आपने उसको जेंडर वाइज या एज वाइज देखना चाह रहे हैं, तो आपने एज को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब आपके हर ऑडियंस को जो उसने ऑडियंस सिलेक्ट की होगी, मैं थोड़ा नहीं चाहता हूँ, इसको अभी इस वक्त नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपकी कोई जाहिर सी बात, ये कंपेन एक्टिव ही नहीं है। तो आपकी 18 से लेकर 25 साल, 25 से 34 साल, 34 से 44 साल, हर ऑडियंस के जो एज ग्रुप है उसको अलग अलग कर देगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको मोस्टली परचेज कहाँ से आ रही है। ठीक है, मोस्टली परचेज कहाँ से आ रही है, तो आप जब आपका डाटा अच्छा है तो आप उसको जहन में रख सकते हैं। नेक्स्ट कैंपेन में आप उसी से एक स्पेसिफिक एज ग्रुप को टारगेट करके चेक कर लें, हो सकता है कि आपके कम कॉस्ट में एक अच्छा रिजल्ट आए, क्योंकि इस वक्त जो आपका बजट खर्च हो रहा है एक कैंपेन के ऊपर, उस सब में डिवाइड हो रहा है, लेकिन फिर आप उस स्पेसिफिक एज ग्रुप में डिवाइड होगा जो कि मोस्टली परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिलीवरी के अंदर एज ग्रुप, जेंडर वाइज, लोकेशन वाइज, कंट्री, रीजन और डिफरेंट चीज़ों के जरिए से आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं अपने कंपेन्स को, अपने एड सेट्स को। प्लेसमेंट्स की बुनियादों पर और भी डिफरेंट ऑप्शन है, और ये काफ़ी मज़ेदार ऑप्शन है। अगर आप कभी कंपेन चलाएं तो आप इसको लाजमी ट्राई करें, लेकिन ये उस वक्त ज़्यादा बेस्ट अंदाज में आपको रिजल्ट देगा जब आपका रिजल्ट वाकई में काफ़ी सारा होगा। ठीक है, 100-200 नहीं, अगर इससे ज़्यादा होगा तो परफेक्ट अंदाज में आप एक अच्छा आपको फिगर मिल जाएगा नेक्स्ट कंपेन के लिए, यानी कि एक अच्छी एज ग्रुप मिल सकती है, ऑडियंस मिल सकती है, जेंडर मिल सकती है। ठीक है, इसके अलावा रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिलता है आपको कि आप अपनी इस एड सेट की जो रिपोर्ट्स है ना, उसको सिंपली अपनी शीट में एक्सपोर्ट कर लें। उसको एक्सपोर्ट करें, उसके बाद अपनी खुद कस्टम किसी डाटा साइंटिस्ट के साथ ये खुद डाटा को एनालिस करें और अपने कैंपेन्स के लिए फ़ायदेमंद बना सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। एक्सपोर्ट टेबल डाटा को मैं क्लिक करता हूँ, तो अब आप इसमें डिफरेंट जो है ना फॉर्मेट में अपने डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं ये चीज़ आपको नहीं बता रहा, ये आप खुद करें, हमारे पास कोई डाटा भी नहीं है एक्सपोर्ट करने के लिए। एक्सेल भी, CSV फाइल सारी मिल सकती है, जो भी आप करना चाहें वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको कोई अब चीज़ रह गई है, ये मैट्रिक्स अभी कंप्लीट नहीं हुई हमारी, ठीक है, ये सब हम अपने एडवर्टाइजिंग के, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग के जो लास्ट सेक्शन है 5 से 6 जो लेसन हो गए, उसमें हमने सिर्फ यही चीज़ें डिस्कस करनी है और लाइव कैंपेन भी देखनी है। अब आपको कोई सवाल है तो पहले आप पूछ लें, उसके बाद मैं आखिरी टॉपिक की तरफ आता हूँ। अच्छा, तो हमारा एक टॉपिक जो है ना रह गया था, वो तो iOS 14 की अपडेट का। तो मैं iOS 14 की अपडेट आपको बताता हूँ कि आपने अपनी iOS 14 की सेटिंग किस तरह से करनी है। तो अभी ऑल टूल्स में आ जाएं, उसके बाद इवेंट्स मैनेजर में आप आ जाएं डायरेक्ट। ठीक है, आपने जब अपने समझ लें iOS 14 की अपडेट की सेटिंग करनी होती है ना, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको अपने डोमेन की वेरिफिकेशन करवानी होती है। तो मैं वो वेरिफिकेशन का तरीका भी आपको बताता हूँ और iOS 14 का हिसाब भी बताता हूँ। तो आप अपने पिक्सल को सिलेक्ट करेंगे पहले सबसे। तो अब यहाँ पर देखें कि इसको मैं बंद करता हूँ। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है एग्रीगेटेड इवेंट मेजरमेंट। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है।
और यहाँ पर आपने कॉन्फ़िगर वेब इवेंट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप एक तो अपने डोमेन जितने भी आपने वेरीफाई किए हुए होंगे वो सारे आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। तो iOS 14 के लिए ज़रूरी है कि जिस वेबसाइट के लिए भी आप ऐड चला रहे हैं उसका डोमेन वेरीफाई हुआ हो, ठीक है, वो वेरीफाई हो आपके बिजनेस मैनेजर में। अगर वो किसी और बिजनेस मैनेजर में ऑलरेडी से वेरीफाई है तो फिर आपके बिजनेस मैनेजर में वो वेरीफाई नहीं हो पाएगा। तो पहले वो वहां से रिमूव होगा फिर आपके पास आएगा, या फिर वहां से वो शेयर करेंगे। ठीक है, तो अब पहली चीज, हमारा भी कोई भी डोमेन नहीं है तो मैं पहले क्या करता हूँ, मैनेज डोमेन में आता हूँ और ये हमारे बिजनेस मैनेजर में चला जाएगा। वहां से हम डोमेन को ऐड करेंगे और वेरीफाई करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एग्रीगेटेड सेटिंग में आके अपने डोमेन की एग्रीगेटेड सेटिंग करेंगे अपने iOS 14 के लिए। तो यहाँ पर आप ऐड में आए और यहाँ पर आप किसी डोमेन के लिए एक्सेस भी ले सकते हैं अगर वो किसी दूसरे बिजनेस मैनेजर में, या फिर आप न्यू डोमेन पे क्लिक करें और सिंपली अपना जो डोमेन है वो यहाँ पर डाल दें। मिसाल के तौर पर वो पहले से एक वेबसाइट मौजूद है वैसे, लेकिन मैं फिर भी उसी को डाल देता हूँ। तो देखते हैं कि शायद अगर वो बिजनेस मैनेजर में है तो फिर वो हमें शायद ना दिखाए। तो अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन कि अब हमने क्या करना है, इस डाटा को, इस मेटा डाटा को कॉपी करना है आपने और अपने HTML के हेडर सेक्शन में डाल देना है, जैसे हमने पिक्सल डाला था मैनुअली। तो आप वहाँ पर हेडर सेक्शन में डालेंगे, उसको थोड़ा सा सेव कर दें, 5-10 मिनट रुकें, उसके बाद आप वेरीफाई करें। अब वेरीफाई क्या करना है, अक्सर कुछ स्क्रीन पे यहाँ पर नज़र नहीं आता, तो बड़ी स्क्रीन पे तो साफ नज़र आ जाता है, छोटी लैपटॉप के साइज की स्क्रीनों पे शायद नज़र ना आए, तो अब इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दें, तो यहाँ पर वेरीफाई का बटन नजर आएगा। तो जब आप अपने हेडर सेक्शन में डाल देंगे तो उसके 5 से 10 मिनट के बाद आप इस वेरीफाई बटन पे क्लिक कर दें तो आपको डोमेन वेरीफाई हो जाएगा। जब डोमेन वेरीफाई हो जाएगा तो उस वक्त आप अपनी एग्रीगेटेड सेटिंग कर सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर डोमेन नहीं है और ना ही यहाँ पर वेरीफाई है, तो अब इसका तरीका ये करता हूँ मैं कि मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। देखिए, जब आपका डोमेन वेरीफाई होगा वो इस तरह से शो होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जो हाईएस्ट, इसमें टोटल हम 8 इवेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, टोटल 8 सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब ये सिलेक्ट कर लेंगे तो टोटल 24 से 48 आवर्स लेगा इसको मुकम्मल कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो अब आपने क्या करना है, जो आपको मोस्ट प्रायोरिटी वाला इवेंट होगा वो टॉप पे रखेंगे, जैसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला आप टॉप पे रखेंगे। इसमें आप iOS को बता रहे हैं कि ये हमारा मोस्टली, यानी कि बहुत ही प्रायोरिटी वाला इवेंट है, ये तो लाजमी ट्रैक कर दे हमारे लिए, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया उसको परचेज, और किसी का लीड हो सकता है तो वो लीड यहाँ डालेगा, ठीक है। मैंने कहा परचेज में इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इनिशिएट चेकआउट कोई कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है, कोई ऐड टू कार्ट, व्यू कंटेंट, इसके अलावा जो है ना क्लिक टू चैट का ऑप्शन होता है, जैसे व्हाट्सएप वगैरह का बटन होता है या लाइव चैट का बटन होता है, तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन और सब्सक्राइब, ये 8 मैंने अपनी वेबसाइट के हिसाब से डाले हुए हैं। तो ई कॉमर्स के लिए भी तकरीबन यही होता है कि परचेज, इनिशिएट चेकआउट, ऐड टू कार्ट, और ये पाकिस्तान से बाहर होते हैं उसमें अक्सर हम पेमेंट मेथड का भी ऑप्शन यहाँ पर डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जाहिर सी बात है, जिसने अपनी पेमेंट ऐड कर दी है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इनिशिएट चेकआउट से भी ज़्यादा। तो हम परचेज के बाद इनिशिएट वो पेमेंट मेथड को डाल देते हैं। तो मैं इसे एडिट करता हूँ, आप इसी अंदाज में एडिट करके ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैनेज इवेंट पे मैं क्लिक करता हूँ, ये आपको जो है ना वार्निंग देगा कि आप हर वक्त चेंज नहीं कर सकते इसको, ठीक है। इससे आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा डिलीवरी में और रिपोर्टिंग में। तो मैं इसे एडिट करता हूँ, चेंज नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप 8 इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आप पहला इवेंट अपने पिक्सल को सिलेक्ट करें, जो भी आपका पिक्सल है उसमें इवेंट सेलेक्ट कर लें परचेज का, फिर पिक्सल, नेक्स्ट इवेंट पर पिक्सल इवेंट डिफरेंट इवेंट आप सेलेक्ट करें, उनकी जो टाइम वो है, लोकेशन है, वो आप खुद ऊपर नीचे कर सकते हैं। जो मोस्ट प्रायोरिटी वाला होगा वो टॉप पे होगा, उसके बाद कम वाला और नीचे की तरफ जाते हुए कम सिलेक्ट करते जाएंगे आप, ठीक है। मोस्ट प्रायोरिटी वाला टॉप पे आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, थोड़े से ज़्यादा करना पड़ गया मुझे, ठीक है। तो अब जब आप यहाँ पर कोई चेंजेस कर लेंगे तो यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन नज़र आएगा छोटा सा, ये काफ़ी छुपा हुआ होता है इसलिए जूम आउट करके आपको नज़र आ जाएगा। तो आप सारी चेंजेस कर लें, उसके बाद अप्लाई कर दें, तो आपकी जो iOS 14 की सेटिंग है वो हो जाएगी। लेकिन पहले डोमेन वेरीफाई होगा, उसके बाद ये सेटिंग होगी, फिर आप iOS 14 के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अब इस iOS 14 की सेटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको सारे ट्रैक होगा, अगर कोई iOS सेटिंग से बाहर है तो वो ट्रैक नहीं होगा, ठीक है। और फिर भी आपको मसला होगा, लेकिन iOS 14 के लिए लाजमी है कि आप ये सेटिंग लाजमी तौर पर कर लें। और इसको सेटअप करने में 24 घंटे से लेकर 72 घंटे तक, 48 के बजाय 72 घंटे तक लग सकता है। तो आप सेटिंग कर लें जितनी जल्दी हो सके, उसके बाद अपनी कंपेन को लॉन्च करें।
ठीक है, तो ये आखिरी टॉपिक था हमारा। फिर हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे सोमवार वाले दिन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।